सर कल एक देखी थी और आज एक देखी थी, 2 आवर्स के क्लास में सर, तो नोट्स भी करना रहता है। देखो मेरा मानना है कि अगर आपको क्लास देखना है ना, तो अगर खान सर वाली क्लासें देख रहे हो जो भी है, तो ये बात याद रख लो कि मिनिमम आपको पर डे अभी 5 क्लास देखोगे तब जाके आपका कोर्स कंप्लीट होगा टाइम पे। ये बात याद रख लेना, 1-2 क्लास से कम नहीं सर हो सर। ठीक है जी जी जी, ये बात मैं सोची थी आज वही एक्स्ट्रा आपको में 8-10 घंटे पढ़ना पड़े और कुछ भी पढ़ना पड़े, परंतु आपको इतना टाइम देना पड़ेगा तब जाके आपकी क्लासेस कंप्लीट होगी। तो मिनिमम मेरा मानना है कि 5 क्लास के टारगेट तो लेके चलो, इतना तो लेके ही चलना पड़ेगा, तब जाके आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा, तब जाके आप उसका रिवीजन करके फिर प्रीलिम्स तभी निकलेगा। ये बात याद रख लेना। तो आपको इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है सर। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, मेहनत करना ही है भाई, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। मतलब सर 5 क्लास फिर और मतलब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है देखो मेरा मानना है, देखो एक मेहनत आप टुकड़ों में कर लो, टुकड़ों में करोगे तो बहुत साल लग जाएंगे आपको, ये बात याद रख लेना। जी जी। या फिर एक साथ मेहनत कर लो भाई, अगर एक साल में अगर आपको रिजल्ट चाहिए, देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये 2026 वाला आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कारण इसका है कि देखो अभी 26 फरवरी को ना इंटरव्यू ख़त्म हो रहा है और 5 मार्च को ये मान के चलो रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। तो ये मान के चलो लगभग तुम्हारे पास 14-15 महीने हैं, 15 महीने भी कम ही बचा है। 15 महीने में आप प्रॉपर IAS बन सकते हो, ये बात याद रख लेना। तो ये 15 महीने मेहनत कर लो ज़िंदगी की, नहीं तो फिर आप भाई 15 साल भी मेहनत करोगे ना, वो टुकड़ों में मेहनत करोगे तो 15 साल भी कम पड़ जाएंगे, बस सही बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। जैसे आज मैं जिस कंडीशन में लगभग मैंने आज 9 साल तो प्रॉपर UPSC को दे दिए, जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ 9 साल तो मुझे यहीं पे हो जाएंगे, जून में 9 साल हो जाएंगे। इससे पहले भी मैं कॉलेज टाइम में थोड़ा बहुत तो ऐसे टच में था, तो लगभग देखो यही होगा। फिर अगर आप टुकड़ों में मेहनत करोगे तो इतना टाइम लग जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में किसी के पास इतना टाइम बचा है, अब टाइम भी नहीं बचे होंगे, एज भी नहीं बची होगी। तो ये बात याद रख लेना कि भाई कैसे तो आप मेहनत एक साथ कर लो, नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओ फिर IAS का सपना, ये बात याद रख लेना। अब आपको चाहे 5 क्लास करनी पड़े या 10-12 घंटे पढ़ने पड़े, वो आपको करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये बात याद रख लेना। समझ में आया? तो वो आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आप उसके लिए आप कितना सेक्रीफाइस करते हो, आप अदर एक्टिविटी जो आपकी जो है वो सब आपको शट डाउन करनी पड़ेगी, तब जाके भाई सिलेक्शन होता है। देखो बिना सेक्रीफाइस के कुछ ही नहीं मिलता है, ये बात याद रखना। जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे किसी चीज़ का, तो तब तक भूल जाओ, फिर कोई रिजल्ट या कोई भी चीज़ जो आपको जो चाहते हो आप वो नहीं मिलेगा, ये बात याद रख लेना। तो इसीलिए मैं आज की क्लास का मोटो यही है कि अगर आप लोग अभी तक सो रहे थे तो भाई जाग जाओ। ठीक है, अरे आगे 15 महीने आप लोगों के पास अगर मेहनत कर लोगे तो भाई आपका जीवन सुधर जाएगा, नहीं तो फिर भूल जाओ। सिंपल सी लॉजिक यही है, ठीक है। तो मैं देखो कुछ बातें बता रहा हूँ। शिल्पा आप अपनी तरफ से म्यूट कर लो, ठीक है सर, रिकॉर्डिंग कर लेना। हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। देखो पहली बात एक चीज़ याद रख लेना कि देखो 24 मई को एग्ज़ाम है ना, तो लगभग दिसंबर से 24 दिसंबर से मान के चलो तुम लोगों के पास 5 महीने बचेंगे, प्रॉपर 5 महीने, ठीक है। तो जो सोच रहे हैं कि हम जनवरी फरवरी से शुरुआत करेंगे वो भूल जाओ, प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़। देखो मुझे इतने सालों का अनुभव है, देखो लापरवाही या देखो एक होता है सिस्टमेटिक चीज़ों को मतलब काम करना, देखो एक होता है कि हाँ खाना पूर्ति करना। जैसे मैंने लास्ट ईयर मेरा प्रीलिम्स नहीं होने का कारण यही था कि लापरवाही की मैंने। जो एक पैटर्न होता है ना एग्ज़ाम का या किसी भी चीज़ को क्रैक करने का, मान के चलो कि मतलब कुछ बोलते हैं ना फॉर्मूला होता है, किसी सक्सेस का कुछ फॉर्मूला होता है, तो भाई वही है कि फॉर्मूला आपको पता है, अगर उसमें वैल्यू आप उस अकॉर्डिंग पुट नहीं करोगे तो आपको जो डिजायर आपको रिजल्ट चाहते हो नहीं मिलेगा, ये बात हमेशा याद रखना। तो सिंपल सा लॉजिक है, अभी जो है आपके पास मतलब इतना मतलब पूर्ण टाइम है, मतलब आपको ये मान के चलो कि जितना इस प्रीलिम्स के लिए चाहिए टाइम उतना सफिशिएंट टाइम है आपके पास। अभी से अगर तैयारी करोगे तो ये मान के चलो कि आप लोगों का प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे मान के चलो 24 दिसंबर के बाद में
आप लोग जितना टाइम अपना ख़राब कर रहे हो उतना ये समझ लेना कि आपके प्रीलिम्स का फेलियर होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। जो ये मान के चलो कि जनवरी फरवरी में जाके जगेंगे। और मुझे पता है अभी आप लोगों में से देखना, अभी कुछ लोग सोते रहेंगे, मार्च में जाके जगेंगे, हाँ कि सर अब तो प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। तो वो जो लोग इस आशा में बैठे हुए ना कि मार्च में शुरू करेंगे, तो भूल जाओ वो चीज़। देखो मेरा सिंपल से मानना है कि जिनका प्रीलिम्स आज तक कभी नहीं हुआ है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक यही है, उसको अभी से ही तैयारी में जुट जाना चाहिए। और अभी से तुम 8-10 घंटे मेहनत करोगे तब जाके आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। नहीं तो भूल जाओ, आप ये सोचो कि हम 4-5 घंटे पढ़ लें, 2-3 घंटे पढ़ ले और उसके अलावा जीवन में और एक्टिविटी है वो कर ले, तो भूल जाओ, कुछ ही नहीं होगा उससे। फिर आप वो अपना फॉर्मेलिटी कर रहे हो कि हाँ हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, बस, और कुछ ही नहीं है, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो ये मान के चलो आपके पास 5 महीने हैं, इन 5 महीनों में आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहला आपका है जो इन 5 महीनों का क्राइटेरिया सबसे फुलफिल करता है, तो सबसे पहला आपका बेस तैयार करना। देखो कोई भी आप मान के चलो मकान तैयार करते हो तो सबसे पहले प्लानिंग होती है। तो ये अभी आज मतलब 18 तारीख है, तो 3-4 दिन जो है आप लोगों के पास ये प्लानिंग करने के लिए, कि आप प्लान कर लो कि आपको कैसे अपनी तैयारी करना है, ठीक है, कि आपके पास सोर्स है या नहीं है, आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करना है नहीं करना है, कोई टेस्ट ही लेना है नहीं लेना है, जो भी है आपके प्लानिंग में 4-5 दिन अपना इन्वेस्ट कर लो इन चीज़ों में, कि मुझे कौन सी टेस्ट सीरीज देनी है या नहीं देनी है, कोई क्लासेज भी करनी है नहीं करनी है, अगर मुझे भाई CCET वीक है तो उसका मुझे क्या ऑप्शन ढूंढना है, ये सारी चीज़ें आपको जो भी प्लानिंग करनी है 4-5 दिन का टाइम है, आप ये 4-5 दिन इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर दो। तो प्लानिंग जब आप करोगे तब जाके एग्जीक्यूशन जो है, फिर प्लानिंग फिर एग्जीक्यूशन, सबसे पहले मेन तो चीज़ प्लानिंग ही होती है, फिर उसके बाद में एग्जीक्यूशन आता है। एग्जीक्यूशन जब अच्छे से होगा तब जाके रिजल्ट आता है, ये बात याद रखना। आप सोचो कि मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूशन पे चले जाऊं, तो जब प्लानिंग ही नहीं होता एग्जीक्यूशन में, आप टाइम ख़राब करोगे अपना, कुछ भी चीज़ें पढ़ते हो। जैसे शिल्पा थी, ये 2 सालों से अपना टाइम ऐसे ही ख़राब कर रही थी, और इसने 2 बार कोर्स ले लवा के अभी तक आज तक क्लासेज नहीं की। तो यही होता है बच्चों के साथ, दिक्कत क्या होती है, प्लानिंग ही नहीं होती है, पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो पहली दिक्कत तो तुम लोगों के साथ यही दिक्कत है कि तुम लोग प्लानिंग ही नहीं करते हो कि भाई कैसे क्या करना है। तो सिंपल सा लॉजिक यही है कि आप लगभग आज 18 तारीख हो गई है, 4 दिन है, प्लान करो कि आपको टेस्ट सीरीज कौन कौन सी देनी है। देखो मेरा तो मानना है कि विजन का टेस्ट ज़रूर देना चाहिए, मतलब वो मार्केट से ख़रीद के देना, फालतू में कोई मतलब नहीं है पैसा बर्बाद करने के लिए। वो 15-20 हज़ार रुपये की आती है वैसे तो उसकी ज़रूरत है नहीं, 700-1000 रुपये में काम हो जाएगा आपका। तो विजन का टेस्ट सीरीज़ मेरा मानना है कि अभी टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, और अभी आप विजन के टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपका मतलब ये है ना, आधार तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो मेरा जो मानना है कि इस क्राइटेरिया में कि आपको विजन के टेस्ट ज़रूर देने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि आप जैसे विजन का जब टेस्ट दोगे तो उसी में NCERT जो है इंक्लूड है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, जो उसमें जो मेंशन किया गया भाई यहाँ से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ज़्यादा अच्छा कि विजन के टेस्ट सीरीज को फॉलो करने का मतलब ये नहीं जाके, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्हें टेस्ट देते हैं फिर उसको साइड में फेंक देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। हकीकत याद रखना, उससे कोई मतलब नहीं, कुछ ही नहीं होगा, एग्जाम भी कुछ भी नहीं होगा। परंतु वही टेस्ट सीरीज आप जैसे सिलेबस, प्रॉपर सिलेबस पढ़ के फिर दे रहे हो, फिर उसके बाद में उस पेपर का एनालिसिस भी कर रहे हो और फिर उसका रिविजन करते हो आप। ये बात याद रख लेना, GS में 120 नंबर लोग इसी प्रोसेस से लाते हैं ओनली। तो अब आप लोगों के पास है कि आप लोग बस विजन का टेस्ट, देखो बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो टेस्ट ही नहीं देंगे, दूसरे कैटेगरी के जो टेस्ट तो दे देंगे ना, तो उसका उससे पहले कुछ पढ़ेंगे ना, उसके बाद में उसको कुछ रिवीजन करेंगे या उसके टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, तो उससे भी कुछ ही रिजल्ट नहीं आएगा। इसका रिजल्ट आने का वही है कि आप सिलेबस, जो विजन का सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, उसके बाद में टेस्ट दीजिए, टेस्ट के जो पीछे सॉल्यूशन होता है उसका एनालिसिस कीजिए, उसके बाद में जो एनालिसिस के बाद में आप उसका एग्ज़ाम तक 4 से 5 बार रिवीजन करते हो, तब जाके आपका ये मान के चलो रिजल्ट आएगा। तो ये है विजन IAS टेस्ट सीरीज़ का यूटिलाइजेशन आपको किस लेवल पे करना है, इस लेवल पे करोगे तभी एग्ज़ाम निकलेगा। और मैं देखो मेरा ये मानना है कि जैसे कि एग्ज़ाम की तैयारी UPSC के जो, मेरा तो मानना है कि भाई UPSC की करो, क्योंकि स्टेट PCS का कोई भरोसा नहीं होता है। पर हाँ कि जैसे क्या होता है कि एक एज के बाद में घर वालों को प्रेशर, ये सब चीज़ें बढ़ जाती है, तो मेरा मानना है कि फाउंडेशन अपना तैयार कर लो UPSC के अकॉर्डिंग, ताकि आपको तैयारी UPSC की करनी है। अपन फाउंडेशन जिस तरीके से तैयारी करोगे ना, तो फिर उसके बाद तुम स्टेट PCS भी दोगे, PT निकल जाता है। जैसे मेरे 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने PCS पिछली बार भी प्रीलिम्स निकाला था और अब की बार भी उनका निकला, तो ऐसे रेगुलर निकलता है अगर उन्होंने पहले UPSC की तैयारी की थी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब फाउंडेशन अगर आप तैयार कर लोगे ना, फिर उधर PCS के करंट अफेयर ये सब चीज़ें पढ़ लोगे तो निकल जाता है एग्जाम। मान के चलो आपको भाई देना मजबूरी बन जाए PCS,
तो वो फ़ायदा मिल जाएगा। परंतु उसके लिए भी आपको इधर जो अपनी फाउंडेशन है, विज़न के जो टेस्ट है, आपकी एनसीईआरटी है, ये सब चीज़ें अच्छे से, स्टैंडर्ड बुक है, इनको अच्छे से तैयार करोगे तब जाके वो एग्ज़ाम देने लायक भी तभी बनोगे आप। तो ये तो मतलब बात की बात है, पर मेरा मानना है कि आपको ये तैयारी तो उसी तरीके से करनी पड़ेगी। आप ऐसे सोच रहे हो कि हमें को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा ऐसे बिना मेहनत किए, तो भूल जाओ। आज के ज़माने में ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना भी बहुत मुश्किल है, ये बात याद रख लेना। तो पहला आपका है कि विजन टेस्ट को अभी देखो, ये दिसंबर है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि हाँ विजन का टेस्ट लगा सकते हो आप। जैसे आप मेरे पास फरवरी में पूछोगे कि सर अब मैं विजन का टेस्ट लगा सकता हूँ, मैं साफ मना कर दूंगा। क्योंकि उस टाइम में जो है आप लोग सोचो कि भाई हम विजन का टेस्ट लगाना शुरू करेंगे, आप है ना पीटी तक ओनली उनको, अब मान के चलो आप ये प्रोसेस भी फॉलो करना चाह रहे हो कि मैं पहले पढ़ूँ सिलेबस, फिर उसके बाद में टेस्ट लगाऊँ ना, आप 15 से ज़्यादा 15-18 टेस्ट लगा पाओगे, उससे ज़्यादा लगा ही नहीं पाओगे। तो क्या ही मतलब है। तो उससे अच्छा फिर मैं उस टाइम सब लोगों को फिर यही सजेस्ट करता हूँ कि भाई PYQ लगाइए। तो वही है कि आप किस टाइम मेरे से कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो पहली चीज़, विजन का टेस्ट अभी लगाने का सबसे बेस्ट टाइम है, तो अभी से लगा लो। वो आप लोगों का है कि आप करते हो नहीं करते हो, तो उसकी बात अलग है। दूसरा आप जो है कि आपको फाउंडेशन आपको तैयार करना ही चाहिए, वो है NCERT का कवरेज। तो मैंने लगभग ये दिसंबर का महीना इसी लोग पर वही ना, लोग गए करते तो है नहीं, पढ़ोगे तो होने तो कुछ होगा नहीं। तो दिसंबर का मेरा महीना मानना था कि भाई दिसंबर में आप लोगों को NCERT पे कमांड कर लेना चाहिए था PT के लिए। और PT का देखो एक चीज़ रखना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैंने कितनी बार सोर्स बताए हैं, 40 से 50 क्वेश्चन जो है, ये मान के चलो इतने क्वेश्चन तो श्योर है NCERT से ही आते हैं। वो ओल्ड NCERT हो या न्यू NCERT हो या जो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत आई है वो हो, इन तीनों NCERT को आप पढ़ोगे तो 50 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। जब आप इनको पढ़ोगे तो विजन का जो सिलेबस, टेस्ट का सिलेबस होता है वो भी कवर हो जाएगा। तो सेकंड इसकी जो UPSC की डिमांड है भाई, आप लोगों को जो है NCERT पे बहुत कमांड करनी पड़ेगी, तब जाके आपका, तो NCERT पे कमांड करने का तरीका ऐसा नहीं होता, लगभग 4-5 बार जब उनको बार बार पढ़ोगे आप, तो उनका भाई पढ़ने का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पढ़िए उनको, फिर जाके मैंने बताया था दृष्टि वेबसाइट पे जाके आप टेस्ट लगाइए। तो उसके धर्मेंद्र जाखड़ की बुक है, वो भी मैंने आप लोगों को दी भी थी, उस पर जाके उसको टेस्ट लगा लीजिए, बस हो गया। दृष्टि वाली बुक भी है, तो ऐसे लगा के 3-4 बार पढ़ के बस ऐसे कंप्लीट कर लो अपना NCERT। उसके बाद में भाई अगर जब ये फाउंडेशन तैयार हो जाएगा ना, तो कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना भाई, निकल जाएगा। पर ये काम नहीं करोगे तो भूल जाओ। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड जो बुक है भाई, जैसे लक्ष्मीकांत है, तो उनके इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनको कमांड करके अच्छे से कर लो। और उसके लिए आप ज़्यादा अच्छा है कि भाई टॉपिक वाइज करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ये बात याद रखना। उनको टॉपिक वाइज करोगे, टॉपिक वाइज समराइज करोगे तो उतनी मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, अपने लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो वहाँ से छाटो, खत्म बात। जैसे लक्ष्मीकांत में 80 चैप्टर है, वो 80 के, अब तो नई वाले में तो पता नहीं 90 चैप्टर आ गए हैं। तो मेरा मानना है कि 90 के 90 चैप्टर नहीं पढ़ने होते हैं। तब जब आप वो निकालोगे तो उसमें से 25 या 30 चैप्टर होते हैं जो पढ़ने होते हैं बस। तो ऐसे करके आप स्टैंडर्ड बुक का जो है समराइज़ कर सकते हो। अब ये जब आपके 2 अप्रोच हो गई, मान के चलो कि आपने NCERT और स्टैंडर्ड बुक पे कमांड कर लिया, दूसरा आपने विजन के टेस्ट सीरीज पे कमांड कर लिया। अब विजन के टेस्ट सीरीज से कमांड करने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो करंट अफेयर आपका तैयार हो जाता है। दूसरी बात, जैसे मैं फिर दोबारा बताऊँ, 2025 में जो मेरी गलतियाँ हुई, क्योंकि मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया था, ये बहुत बड़ी लापरवाही थी मेरी, मतलब GS CSET दोनों का, इसीलिए मेरे क्वेश्चन पढ़ने में गलतियाँ हुई। 2-3 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे गलत हुए हैं, और मैं फिर बता रहा हूँ 1-2 क्वेश्चनों से मैं फिर फेल हुआ हूँ। तो इसका मतलब है छोटी छोटी लापरवाही है ना, बहुत बड़ा डिजास्टर ला देती है। तो टेस्ट इसीलिए भी देना चाहिए कि अब ऐसा नहीं कि टेस्ट आप सोते सोते दे रहे हो। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो ऐसे देते हैं, 10 क्वेश्चन देते हैं फिर अगले दिन दे रहे हैं, ऐसे नहीं, 2 घंटे प्रॉपर विथ OMR शीट वैसे देना है, तब तो कोई मतलब है। ऐसा नहीं है कि आप ओनली आधा घंटा, मतलब 50 क्वेश्चन किए 1 घंटे में फिर बाद में करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो विजन के टेस्ट सीरीज के फ़ायदे, एक तो आपको रिवीजन हो जाएगा, NCERT इन पे कमांड हो जाएगी। दूसरी बात, वो चीज़ें जो वहाँ से क्वेश्चन बनाने के जो तरीके होते हैं, क्वेश्चन आपको थोड़ा मेमोराइज हो जाएगी, उनका जो सॉल्यूशन पढ़ोगे आप, तो वो बहुत अच्छी कमांड कर देगा, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ कि आप फिर इसके बाद में EP PCS हो, RS भी आएगा आपकी बात, देख लेना। तो RS वारस निकल जाएगा अगर आप इतना काम कर लोगे, स्टैंडर्ड बुक पे इन पे काम कर लोगे ना, उसके बाद में काम हो जाएगा। अब बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने के तरीके तो मैं बता दें, NCERT के जो है वो लगाइए आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा जो विजन का टेस्ट सीरीज हो ही गया है। तीसरा काम, जो यूथ कंपटीशन वाली जो बुक है वो लगा लो, कल्याण हो जाएगा।
मतलब कल्याण होने के सेंस है कि मतलब देखो उसके लिए ये है कि आप जैसे पहले एनसीईआरटी पहले कमांड कर लिया, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक, फिर टॉपिक वाइज जब आप कमांड कर लो तो उसके बाद में जो यूथ वाली जो बुक है उसके जाके जो उसके टेस्ट लगा लो या उसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर लो। ये तीसरी अप्रोच है। जब उस थर्ड लेयर में आप जाओगे तब आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसमें क्या है कि सारे पीसीएस के एग्जाम के क्वेश्चन है, यूपीएससी के सारे क्वेश्चन है, तो जितने भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सीडीएस एनडीए, तो वो उन क्वेश्चनों का आपके पास नॉलेज हो जाएगा। तो ये मान के चलो कि फिर कोई टॉपिक मतलब आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना। सोचो विजन में भी आप सोल्व कर रहे हो, एनसीईआरटी में आपने सोल्व कर लिया, फिर यूथ कंपटीशन वाली जो बुक है, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो हर क्राइटेरिया का क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया है, तो वो बहुत पकड़ हो जाएगी। तो ये मान के चलो कि प्रीलिम्स में जब आप 24 मई को जब बैठोगे आप, तो कोई चांसेस नहीं रहेगा गलत होने का, क्योंकि नॉलेज बेस सब कुछ आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 पिलर है जो आपका फाउंडेशन है, मान के चलो मकान आपका बन के तैयार हो गया है। अब अगला जो काम है वो चौथा काम है कि भाई कलर पेंटिंग, ठीक है। तो उसके लिए फिर है कि आपका पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू पे आरएनडी करना, वो आपके लिए मान के चलो कि जैसे मकान होता है उस पर कलर वलर करना, प्लास्टर करना, उस तरीके का काम है वो। अगर वो जब तक नहीं करोगे तो रहने लायक तो घर नहीं बनेगा ना। तो वैसे यूपीएससी निकालने के लिए जब तक पीवाईक्यू का यूज़ नहीं करोगे तो फिर कोई काम का नहीं है। तो फिर वो चौथी प्रोसेस है आपकी कि आप पीवाईक्यू पे आरएनडी करो कि हाँ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, कौन कौन सी थीम में यूपीएससी रिपीट कर रहा है, तो उन थीम का प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना के रख लो अपना। फिर 5वां जो लेयर है आपका वो फाइनल है, जो मेरी क्लासेज से आपको मिलेगा, ठीक है। पीवाईक्यू के एनालिसिस करो, भाई कौन सी ट्रिक लगती है। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं है वो, ये चीज़ें हैं कि मतलब कैसे अप्रोच होती है क्वेश्चन सोल्व करने की जब आपके पास नॉलेज नहीं है, या आप कैसे कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए उन आंसरों का जो जिन क्वेश्चनों के बारे में आपको आइडिया नहीं है। क्योंकि आप देखो यूपीएससी कितना भी पढ़ लो फिर भी आपको ना पेपर ऐसा लगेगा कि 30-40 क्वेश्चनों के बाद में कि आपसे रेंज से बाहर है। तो उन क्वेश्चनों को टारगेट करने के लिए भाई जहाँ पे मान के चलो भाई एक्सट्रीम वर्ड होते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे जो है कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट होते हैं, तो उस अप्रोच, वो लास्ट अप्रोच है, वो अप्रोच होगी आपके मकान का फिनिशिंग वाला काम। तो ये 5 लेयर जब आप कंप्लीट करोगे ना तब जाके आपके जीएस में 120 130 जिन लोगों के नंबर आते हैं ना वो इस आधार पे आते हैं, ऐसे हवा में नहीं आ जाते हैं नंबर उनके। तब जाके आपके मतलब कंफर्म होगा, जिस दिन आप एग्ज़ाम दोगे निकलोगे ना उसी दिन आपको लग जाएगा कि मेरा पीटी हो गया है। ये बात याद रख लेना, मतलब आपका जीएस तो हो गया है इस अप्रोच से। तो याद रखना जीएस के लिए ये इन पांचों मतलब 5 चीज़ों का एग्जीक्यूशन करने के लिए आपके पास ये अभी सही टाइम है। अगर नहीं करोगे तो फिर भूल जाओ इस एग्ज़ाम। अभी 5 में से एक भी गड़बड़ी किया ना आपने, मतलब मेरा मानना है कि अगर ये 5 कर लोगे ना तो फिर आप इंडिया में कोई सा भी एग्ज़ाम होता है वो दे लेना, मतलब जिस लेवल की यूपीएससी का सिलेबस है वैसे क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके जो इंडियन लेवल पे जो आप पढ़ोगे यूपीएससी के लिए वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना। तो उस लेवल की तैयारी करोगे तब होगा, परंतु ये चीज़ याद रख लेना। अब बात होती है भाई देखो जीएस निकलने से तो यूपीएससी सीसेट प्री नहीं निकलता ना, उसके लिए सीसेट भी निकालना ज़रूरी है। देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, सीसेट का मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि मैं खुद भी इसका फेलियर झेला हूँ और अच्छे नंबर भी मैंने पाए हैं। तो दोनों स्थितियाँ मैंने देखी है, मतलब होता है ना कि अप्स एंड डाउन्स दोनों मैंने देखे हैं सीसेट को लेके। तो सीसेट का जो मेरा रहा है हकीकत, मेरा मानना है कि देखो सीसेट विदाउट प्रैक्टिस अगर आप जाओगे चाहे आपको कितना भी नॉलेज हो, ठीक है, आप मतलब बोलता है ना अखंड विद्वान क्यों ना हो मैथ के, ठीक है, अगर आप फिर भी जाके बैठोगे ना तो आप फेल हो जाओगे, इसकी गारंटी है। मेरे 2024 में 112 नंबर थे, मतलब ठीक है। अब की बार मैं क्या होता बिना टेस्ट देने, मैं सही बता रहा, सबसे बड़ी गलती जो रही है मेरी, बिना टेस्ट दिए एग्ज़ाम देने जाना। ऐसे नहीं क्वेश्चन नहीं आ रहे थे मेरे को, पर वही है कि टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, सिली मिस्टेक्स हो गई मेरे से, ठीक है। 3 या 4 क्वेश्चन तो ऐसे गलतियाँ हुई है जो मुझे आते थे 100% और मैंने पूरा टाइम भी दिया, सब कुछ दिया, फिर भी उसके बाद में गलत हो गए। इस कारण जो है मेरे नंबर सोचो कि डायरेक्ट जो है सोच से क्या इधर आ गए, 80-85 समथिंग आ गए, और जो आने चाहिए थे 100 पार। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो है बहुत बड़ी लापरवाही है। तो सीसेट में आपको आता है, इससे कोई मैटर नहीं करता है, आपको जो आता है आपने उसका कितना प्रैक्टिस किया है, ठीक है, और उस प्रैक्टिस को आप किस लेवल तक लेके गए हो। जैसे मान के चलो कोई क्वेश्चन है यूपीएससी का, मैं फिर बता रहा हूँ,
जो आपके 2025 वाला जो क्वेश्चन थे ना, वो ऐसे क्वेश्चन थे कि आप कोई व्यक्ति अगर उसको अभी तुम करने बैठोगे ना, आराम तुम्हें आता होगा तो आधा घंटे में भी हो सकता है कि आप सोल्व कर पाओ उसको। अब वही है कि अगर आपने प्रैक्टिस की है बहुत बार, तो वही क्वेश्चन जो है 2 मिनट में आपका सोल्व हो जाएगा। तो ये होती है प्रैक्टिस, आपको टाइम रिड्यूस करती है। तो ये कब होगा, जब भाई आपको वो चीज़, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है मैथ के, उसके बाद में उसको अप्लाई करना सीखना, फिर उसके बाद में टेस्ट की जो है प्रैक्टिस करनी है आपको, तब जाके इस लेवल पे पहुंचोगे आप उस एग्ज़ाम की कंडीशन के लिए। तो ये भूल जाओ कि जिनको पहले से भाई सीसेट आता था हमें या आता है, तो वो तो इस आधार पे आप सीसेट का एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो फेल हो, मैं अभी से बता रहा हूँ ये बात, ये चीज़ याद रख लेना। तो सीसेट के लिए सबसे पहले तो अपने जो टॉपिक है उनका क्लियर करो, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात आती है भाई रीजनिंग और मैथ की, तो रीजनिंग और मैथ के लिए मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, सबसे जो पहला फाउंडेशन है सीसेट के लिए, आप लोगों को करना है एनसीईआरटी। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जिनका बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब प्लस माइनस करने में, मल्टीप्लाई करने में, डिवीजन करने में दिक्कत है, तो भाई क्लास 1 से एनसीईआरटी खरीदिए, या जो ऐप है उसमें भी अवेलेबल है, वहाँ से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एनसीईआरटी आपको ना जो इस एग्ज़ाम की जो नीड है, मैं बता रहा हूँ 8वीं क्लास तक जिसने भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया उसका सीसेट एग्ज़ाम रुक ही नहीं सकता, ये बात याद रख लेना। और मैंने बहुत प्रूफ भी दिया कि डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछता, अब की बार बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से हैं 2025 में भी। तो याद रखना कि सबसे पहला काम जिनका बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, वो क्लास 1 से स्टार्ट करो। जिनका ठीक है भाई प्लस माइनस गुणा भाग में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, और रीजनिंग के क्वेश्चन को समझ पाते हो आप, तब आप क्लास 6 से पढ़िए। पर जिनको बहुत ज़्यादा वीक है, तो मेरा मानना है कि क्लास 1 से ही कीजिए। उसके बाद में आप 8th क्लास तक जाके अच्छे से उसको समझ के करना, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल सब सोल्व करोगे, तब जाके वो फिर मैंने बताया अभ्यास पुस्तिका जो है उस ऐप में जाके उन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद में फिर 9th 10th 11th के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th तो इतना नहीं है, पर 11th 12th का 11th तक तो आता है क्वेश्चन, यूपीएससी ने पूछा है। तो उन चैप्टरों को तो सिलेक्टेड हो, 2-3 चैप्टर है तो उनको फिर आप बाद में कर सकते हो, पर पहले 8th क्लास तक जो है आपको उस पर कमांड करना है। उसके बाद में जो 8th क्लास की जो अभ्यास पुस्तिका है उसको आप उसको अच्छे से सोल्व करो। यूपीएससी तो अभी भूल जाओ, वो तो बहुत दूर की बात है, पहले अपना बेसिक्स तैयार कीजिए सीसेट में। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे तब जाके आपको है, स्वाभाविक सी बात है कि अगला जो टारगेट रहेगा आपका, कि आप जो है टॉपिक वाइज जो अपने आप को तैयार करो। तो जैसे मान के चलो कि भाई नंबर सिस्टम है, जहाँ से 25-30 क्वेश्चन हमेशा आते हैं नंबर सिस्टम, तब आप क्वेश्चन कर पाओगे जब आप एनसीईआरटी का आपने किया है, तब आप उसका प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों को। आप वो दृष्टि वाली बुक मैंने भेजा था उससे प्रैक्टिस कर लो, उससे हो जाता मतलब, ठीक है। उसके बाद में जो आप फिर पैसेज के लिए मैं फिर बार बता रहा हूँ कि मेरी क्लास कीजिए, उसके साथ साथ पैसेज तभी तैयार हो, उसके और कोई ऑप्शन है नहीं पैसेज का। या तो फिर आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़िए बड़े बड़े, या कोई बड़ी बड़ी बुक पढ़िए, तब जाके आपको लैंग्वेज पे कमांड, वो है बहुत मेहनत का काम है, वो नहीं कर पाओगे आप लोग, वो भूल जाओ। तो अपने आप को उस लेवल, तो ये है कि एटलीस्ट भाई मेरा 27 पैसेज आ रहे हैं तो 20 कैसे कट पिट के सही हो जाए, तो वो मेरी क्लास देखोगे उस लेवल पे हो जाएगा। आप ये बात याद रखना, उसको और कोई तरीका नहीं, उसको फिर तरीका तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक, द हिंदू के एडिटोरियल ये सब पढ़ना सीखिए, तो वो काम तो कर नहीं पाओगे। तो उससे अच्छा है कि भाई मेरी क्लास देख लेना, उससे काम हो जाएगा। अब ये हो गया बस रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे जो नोट्स है उनको यूज कर लो। मैं तो रीजनिंग के ना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता उनसे, अब की बार जाके देख लो, सारे डिविजिबिलिटी वाले रूल हो, सब कुछ हो उसमें दिया हुआ है, इकाई का अंक कितने बार प्रयोग होता था, वो फिर आया था अब की बार वो क्वेश्चन, ठीक है। पीवाईक्यू वाली मेरी क्लासेस देख लोगे 2011 से लेकर 2024 तक, तो उससे भी काम हो जाएगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, फिर उसके बाद में जो है आप लोगों को सेकंड जो काम करना है, दृष्टि बुक में दे दूंगा उसका, ठीक है, उसको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। थर्ड काम जो करना, फिर टेस्ट लगाना। और मेरा मानना है कि फुल टेस्ट लगाना सीसेट में, टॉपिक वाइज मत लगाना। टॉपिक वाइज के लिए दृष्टि वाली बुक है, उसी को सोल्व कर लेना बार बार, ठीक है, फुल टेस्ट लगाना। और मेरा मानना है कि अभी 5 महीने हैं, 5 महीने तो हर संडे 4 संडे आएंगे, 4 पंजे 20 टेस्ट तो फुल टेस्ट आपको लगाने हैं। ये तो टेस्ट है, इसके अलावा पीवाईक्यू आप उनको बार बार सोल्व करना, फुल टेस्ट के रूप में लगाना उनको। तो ये जो मान के चलो 15 साल के पीवाईक्यू तो ये हो गए, ठीक है। 20 वो टेस्ट आपको फुल टेस्ट लगाना है। अब वो किसी भी कोचिंग का ले लेना, दृष्टि का ले लेना, जितना भी मार्केट में अवेलेबल हो ना फुल टेस्ट, वो तो लगाओ सीसेट के। उस लेवल पे जब सीसेट में आपके उधर 100 पार नंबर आने लगे, तब मान के चलो कि आपके यूपीएससी के सीसेट निकल जाएगा। तो ये है कि आपको पीटी के लिए अभी इतना काम करना ही पड़ेगा। इसके लिए अब तुम सोचो कि नहीं कि हम तो अभी एनसीईआरटी नहीं करेंगे, या मान रीजनिंग का टेस्ट सीरीज नहीं करेंगे,
या PYQ का R&D नहीं करेंगे, या PYQ का जो मान के चलो ट्रिक्स है वो नहीं सीखेंगे, तो आप फिर भूल जाओगे, कहीं पे भी लुटकोगे आप। मतलब ये पाँचों स्टेप जो आपके लिए GS के लिए और ये CCET का जो मैंने तरीका बताया, इस अप्रोच से आप आगे नहीं बढ़ोगे तो भूल जाओ कि फिर ये एग्ज़ाम निकाल पाओगे आप। क्योंकि देखो छोटी सी भी गलती आप मान के चलो CCET में लापरवाही कर दिया तो फेल हो, फिर उसका परिणाम मैं खुद सोचो 5-6 सालों से मैं खुद भुगत रहा हूँ। मेरा कभी GS होता है, कभी CCET नहीं होता, तो वो मामला मैंने झेला है। 2000 मतलब 2 ही अटेम्प्ट मेरे ऐसे थे जिसमें मैं बिल्कुल फेल था एकदम। पर 2020 से लेकर 25 तक मतलब 6 साल मेरे ऐसे रहे हैं जिसमें कभी GS निकल रहा है, कभी CCET, वैसा मामला रहा जिसमें ज़्यादातर CCET में फेल हुआ था। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि छोटी सी लापरवाही देखो 6 साल मेरे कैसे खींच के ले गई, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी भी लापरवाही करोगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है, ये बात याद रख लेना। और रही मेंस की बात, देखो मेरा ये मानना है कि मैंने पहले बोला था कि दिसंबर तक आप जितना कर सको अपना ऑप्शनल इथिक्स के मेरे नोट्स पढ़ लेना। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, कल्याण हो जाएगा। ऐसे के मेरे नोट्स पढ़ लेना, कल्याण हो जाएगा। GS 1 2 3 के वो नोट्स मैं दूंगा, पढ़ लेना, बस कल्याण हो जाएगा भाई। एवरेज नंबर मैंने लाए हैं, बिना पढ़े भी लाया हूँ। और PYQ के मॉडल आंसर बना लेना, उतना काम कर लोगे मेंस का काम हो जाएगा, ये चीज़ याद रख लेना। तो अब ये मत सोचो कि भाई अब जिनका मान के चलो कि मेंस तैयार नहीं हुआ है दिसंबर तक, अब ये मत सोचो कि हम मेंस के पीछे लगेंगे तब फिर हमारा नहीं, अब भूल जाओ। अब जो होगा PT पे ध्यान दो, क्योंकि आप ये सोचोगे फिर अपना टाइम एनर्जी इधर, पहली बार पढ़ ही नहीं पाओगे। क्योंकि जैसे जनवरी आएगा ना, 1 जनवरी 14 जनवरी को नोटिफिकेशन आ रहा है आपके, और जल्दी आ रहा है। पिछले साल तो 22 या 23 तारीख को आया था, अब की बार 14 जनवरी को आ रहा है। अब आगे आने वाले टाइम में UPSC और जल्दी कराएगा इस एग्ज़ाम को, अब धीरे धीरे और आगे होगा। क्योंकि अब सोचिए मार्च में रिजल्ट दे देंगे तो आगे इनके पास लगभग 2 महीने बचे हैं, मार्च अप्रैल मई में एग्ज़ाम 3 महीने हैं, तो 3 महीने के गैप को और कवर करेंगे, तो आगे 2027-28 मान के चलो पीरियड इधर मार्च अप्रैल तक होने लग जाएगी। तो आपको टाइम ये मान के चलो कि मतलब वो तो चलो आगे की बात है, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास जैसे जनवरी में जाओगे ना, तो आप लोग फिर आप सोचोगे मैं मेंस की तैयारी कर लूँ, नहीं होगा। फिर आप क्योंकि PT के लिए जब देखोगे कि मेरा ना विजन का टेस्ट लगा पा रहा हूँ, ना कुछ हो पा रहा है, तो वो आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते जाओगे। इसीलिए जिनका हो गया दिसंबर तक उतना मेंस का कर लो, ठीक है। अगर आप PT की टारगेट कंप्लीट करते हुए मेंस की तैयारी कर सकते हो तो कर लेना भाई, वो आपके ऊपर है। उसके लिए फिर वही 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, उससे कम में काम नहीं होगा, ये बात याद रख लेना। आप सोचो कि मैं 1-2 घंटे पढ़ के काम चला लूँगा, उससे काम नहीं होगा, तो ये बात याद रख लो। सिंपल सा लॉजिक यही है कि आप लोग अगर अभी से ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करोगे कि मुझे 5 महीने में क्या क्या मेहनत करनी है और कितने टाइम अपने आप को डिवोट करना है। जैसे युवराज है कि शादियों में 15 दिन बिता के आ गया, युवराज अगर आगे के 15 दिन गए ना अभी 5 महीने में तो तुम बाहर हो, ये बात याद रख लेना। आपको क्या लगता है कि आप घर पे 15 दिन गए हो, 15 दिन ही ख़राब होते हैं क्या? उससे पहले मान के चलो 5-10 दिन जाने की प्लानिंग में ख़राब होते हैं। जब यहाँ पे आ जाते हो तुम्हें क्या लगता है, तुम आते ही पढ़ने लग जाते हो यहाँ पे, तो ये मान के चलो 1 महीना ख़राब होगा आपका। और जब 1 महीना जब ख़राब होता है तो आपके जो टारगेट जो आपके रहेंगे वो कंप्लीट नहीं होगी, तो आप समझ लो फिर डिस्ट्रॉय है पूरा प्लानिंग। तो अब जो मान के चलो ये जो सोच रहा है कि हाँ कहाँ है निखिल, शादी वादी कब फिक्स हुआ तुम्हारा? हो गया है 25 फरवरी। तो तैयारी कर लो भाई, शादी का नहीं एग्जाम का समझ में आया? एग्जाम का तैयारी कर लेना, शादी देखना मेरा मानना है कि 10 फरवरी के बाद देख लेना, 10-15 दिन दे देना, मतलब फरवरी जो भी है। तो इसके लिए तुम्हें अभी जनवरी में ये मान के चलो कि जितने विजन के टेस्ट आए हैं उतने लगा लो, NCERT पढ़ लो, ये मेहनत दोनों डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके तुम फरवरी में फ्री होकर टाइम दे पाओगे। तो जनवरी में 31 जनवरी तक विजन के 25 टेस्ट आ जाएंगे, तो 25 टेस्ट सोल्व कर लेना, वो अभी से करोगे तभी जाके होगा, इतना करना ही पड़ेगा। मार्च से तो ये मान के चलो तुम्हें शादी वादी सब फिर वो हुआ के तुम्हें PYQ पे लगना पड़ेगा मार्च अप्रैल, तब जाके कुछ काम होगा। अगर ये एग्ज़ाम निकालना है तो ये अभी लगभग तुम्हारे पास जनवरी है, लगभग इसके 12-13 दिन ये है, तो ये फ़ायदा उठा लो, लगभग 45 दिन है तुम्हारे पास। ये 45 दिन में कर लो विजन के टेस्ट वेस्ट सब, NCERT पढ़ लो, CCET का थोड़ा NCERT वाला काम कर लो, तब जाके कुछ होगा, नहीं तो फिर भूल जाओ। नहीं तो फिर फरवरी शादी, मार्च हनीमून फिर भूल जाओ, PT भी नहीं होगा, मैं सही बता रहा हूँ, ये बात याद रख लेना। अगर ये जनवरी तुमने गवा दिया ना, भूल जाना, फिर नहीं होगा।
तो तुम पे कितना भी हाथ पैर मार लेना, नहीं होगा। ये बात याद रख लो। दिल्ली आ रहा है हनीमून पे। इसीलिए अच्छा है कि भाई जनवरी में अपने आप को बोलते हैं ना कॉप बावन, या उसमें अपने आप को बंद कर लेना, तभी जाके कुछ होगा। नहीं तो फिर बोल दो उन्हें शादी होगी, फिर इस साल का अचीवमेंट 2026 का अचीवमेंट तुम्हारा शादी होगा और कुछ अचीवमेंट नहीं रहेगा। ये बात याद रख लेना। क्या बोल रहे निखिल, बोलो। मेरा एग्जाम पे ही फोकस है सर। मुझे तो और कहीं से नहीं दिखता तुम्हारा एग्जाम पे फोकस है। चल रहा है। चलो अच्छी बात है कि चल रहा है। तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, किसी कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछिए। अब कौन है भाई, अब कौन जागा है? शिवानी बताइए क्या चल रहा है आपका? मेंस की तैयारी कहाँ तक पहुंची है आपकी? हेलो सर, हाय, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। मैं बढ़िया। कैसे चल रहा ये है? पीछे व्यू कैसे चेंज हो गया? एडिट किया है क्या? टेक्नोलॉजी की दुनिया है भाई। अच्छा, मैंने सोचा भी सर ने नया घर ले लिया। आप लोग रिजल्ट दो, नया घर भी ले लेंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, अभी ऑप्शनल चल रहा है और रिवीजन चल रहा है उसका, मेंस का। कितने टेस्ट दिए आपने ओनली आईएएस में जाके? वहाँ जाके नहीं दिए मैंने, ऑनलाइन दिए। कितने टेस्ट? वहाँ जाना, वहाँ अभी मेरे 25 टेस्ट रह रहे हैं 60 में से। अब मैं नहीं दे रही उनको, मेरे थक गई। क्यों थक गई मैं? और क्या स्कोर रहता? तो फुल टेस्ट दिया था आपने? नहीं, एफएलटी नहीं दिए, एफएलटी छोड़ दिए। क्यों? असली पता तो तुम्हारा उसी से लगता है ना। अरे सर, उस वक्त क्या हुआ, मेरा ईपीएफओ का एग्जाम आ गया जब वो एफएलटी ले रहे थे। तुम ईपीएफओ दे रही थी? हाँ, मैंने 15 दिन तो पढ़ाई की थी उसके लिए। उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। मेरे समझ में नहीं आता कि जो लोग बेचारे 1 साल 2-2 साल से ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, अब बेचारे मतलब तुम क्या लगता है, मतलब मजाक लगता है क्या कोई एग्जाम? मेरी बात तो सुन लो। तो इस बार मेरे लेबर लॉ आया था, लॉ में, और इंडस्ट्रियल रिलेशन मेरे कॉमर्स में था। अच्छा, तो ये दोनों चीजें मेरे थी। इंडस्ट्रियल रिलेशन तो मैं ऑप्शनल में कराई था, लेबर लॉ में मतलब मैंने सेकंड ईयर में दिया था। अब बचा क्या, जीएस अपना। तो जीएस भी मैं मतलब यूपीएससी में अपन कर ही रहे हैं, तो यही तो सिलेबस है, और क्या सिलेबस है उसका। अच्छा, तो कैसा गया पेपर आपका? अरे बड़ा बेकार। तो आपको नहीं लगता आपने 15 दिन भी खराब कर दिए उधर? हाँ, मेरे को तो दुख हुआ था, फिर क्या ही कर सकते हैं सर, कोई बात नहीं। कभी कभी होना होता है खराब। नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ ना, थोड़ा मतलब मेरा मानना है कि इतिहास से सीखना चाहिए। इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है। तुम्हें पता है भीष्म को कौन मारा था? मतलब किसके कारण मारा था भीष्म? भीष्म उनके वजह से मरे थे। वो थी ना एक लेडी थी, याद नहीं है मेरे को। लेडी नहीं तो ट्रांसजेंडर थी। हाँ, वो ट्रांसजेंडर बनी थी, वहाँ कहीं जाकर उन्होंने तपस्या की थी, फिर वो ट्रांसजेंडर बनी थी। अरे वो सब आर्टिफिशियल है, पर रियलिटी वही है उसके पीछे, ठीक है। मतलब नाम बताओ ना, उसका नाम क्या था? ऐसे नहीं पता, मैंने महाभारत तो देख ली, पर नाम नहीं पता। क्या नाम था? शिखंडी। हाँ, आप सुनो, एक चीज मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। श्रीखंडी को तुम्हें पता है उसके लिए कितने जन्म लेने पड़े थे? पता नहीं, एक ही लिया होगा मेरे ख्याल से तो। नहीं, 5-6 कुछ लिए थे, 7, 8, 12, 13 कुछ। मतलब कहने का मतलब ये है कि सोचो कि उसको एक प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए इतने जन्म लेने पड़े, तब जाके वो सफल हो पाई आखिरी में, है ना। आप लोगों को क्या लगता हाँ, है मैं कि समझ रही हूँ आपकी बात। कोई एग्जाम मतलब ऐसे निकल जाएगा? हैं, 15 दिन तैयारी करोगे भाई, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं किसी चीज़ के लिए। आप उस चीज़ के लिए आपको डिवोट होना पड़ता है अपने आप को। सोचो, जब पहला देखो श्रीखंड क्या होता है कि जब ये पहली बार जब मतलब दुश्मनी कहाँ होती है कि वो भगा के लाता है, तो उसका सब एक सी बात है कि वो किसी से और से प्रेम करती थी, इस कारण से जो है कि फिर वो बोलते कि तुम शादी करो हमसे, ठीक है, क्योंकि उसको जो वो तो मर जाता है वो जिसके लिए वो भगा के लाता है। तो वो श्राप देती है उसको कि आप कभी आजीवन मतलब ऐसे परेशान रहोगे, ठीक है।
फिर उसके लिए वो अपने आप को आत्मदाह कर लेती है, मतलब अग्नि में जला देती है, ठीक है, परशुराम के पास जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई वो उसका जीवन का मतलब वही था। तो वैसे मतलब भाई सफलता है ना ऐसे नहीं मिलती है। आप कितने भी लोग जो सफल होते हैं ना, देखो ना, आप लोगों को कहाँ देखते हो जहाँ सफल हो जाते हैं, उसके बाद देखते हो, मतलब उसके पहले की जो जर्नी होती है ना वो कोई नहीं देखता है। प्रोसेस उसमें उसके कितने डिटर्मिनेशन होते हैं, कितने उसने सेक्रीफाइस किए होते हैं, ठीक है, कितनी मेहनत, भाई मन नहीं कर रहा तब भी वो चीज़ करनी पड़ती है, तब जाके कोई एग्ज़ाम निकलता है। भाई तुम लोगों को क्या लगता है कि ऐसे चलते फिरते कोई एग्ज़ाम निकल जाएगा? ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। इसे तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों एग्ज़ाम नहीं देता? मुझे पता है यार मैं उस एग्ज़ाम के लिए मेहनत ही नहीं कर पाऊंगा, मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, तो मैं क्यों दूँ उस एग्ज़ाम को? उस एग्ज़ाम के साथ तुम जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। और फिर अपना मेरे साथ क्या हुआ, मेरी बात तो सुनो। मेरे लेबर लॉ के सही गए, मेरे इंडस्ट्रियल रिलेशन के सही गए, मेरे अकाउंटेंसी के सही गए, मेरे जीएस के खराब हुए क्वेश्चन। आप सोचो ये इतना बड़ा ब्लंडर करके आई हूँ मैं। तो वही है ना कि आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे तो यही हाल होगा ना। मतलब देखो मेरा कहने का मतलब है कि अगर एग्ज़ाम आपको निकालना है ना तो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। जैसे युवराज 15-15 दिन शादियों में जा रहा है। युवराज और मैं तो इसकी फोटो देख देख के पागल हो गई। हर शादी में थीम चेंज और दूल्हा भी चेंज और दुल्हन भी चेंज और रिश्तेदार भी चेंज। तो ये बात सोच लो कि यूपीएससी एग्जाम तो नहीं निकलेगा युवराज, इस बातों से याद रखिए। अरे ऐसा था कि एक तो बड़े भाई लड़के की शादी थी, उसके बाद मेरे 3 दोस्त मेरे साथ पढ़े हुए उनकी शादी थी, बाकी मैं जाता भी नहीं, पर दोस्त थे साथ ही तो वहाँ गया हुआ था। 2024 की बात है, मेरे खास चाचा के लड़के की शादी थी, मैं ओनली रिसेप्शन के दिन गया था, अगले दिन आ गया था। नहीं सर आपके चाचा के वो भी तो है, पोता भी तो है। हाँ उसी की तो हुआ है जिसकी शादी थी। अभी मेरे उसी की सिस्टर की शादी है, मैं जाऊंगा ओनली 1 दिन के लिए। अच्छा हाँ मेरे को याद है। मैं कहने मतलब कहने का मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं है, मैं यहाँ भी नहीं पढ़ता हूँ, एक अलग मामला है, पर मेरा कहने का मतलब है अगर आप इन्वॉल्वमेंट शो करोगे ना कहीं पे जाके तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर आप पढ़ाई से कट रहे हो। तो मतलब इन चीज़ों का मतलब ये होता है कि आप फिर भाग रहे हो पढ़ाई से। अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो स्वाभाविक जब आपको टारगेट दिखेंगे यार मेरे टारगेट कंप्लीट ही नहीं हो रहे तो कहाँ जाने का मन करेगा। बात ये है ना। अब मेरा जाने मन तो इसलिए भी नहीं करता कि भाई असफलता तो क्या ही करोगे साला, उस समाज में आप बैठने लायक ही नहीं हो तो क्या ही करोगे वहाँ जाके। गुस्सा आता है सर, गुस्सा आता है। गुस्सा नहीं, वो सही भी बात है कि देखो सोसाइटी उन्हीं की रेस्पेक्ट करती है जो सफल होते हैं, ये हकीकत है। शायद इसीलिए सोसाइटी से मोटिवेशन मिलता है, जो भी XYZ है। अब आप उस सोसाइटी के लिए लायक नहीं तो आप कटोगे उस समाज से। मैं भाई इस गेट के बाहर मैं इस रूम के बाहर नहीं जाता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई सफलता अर्जित कर लो ना जीवन में। आज जो युवा तुम जिन शादी में घूम रहे हो ना, कल वही लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे जिस दिन असफल हो गए यहाँ से गुजरोगे। ये बात याद रख लेना। आज जो जिन लोगों के लिए तुम टाइम दे रहे हो ना कि याद उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंस है, कल वही लोग आपका मजाक बनाएंगे। ये बात याद रखने लगे। असफल होकर अगर जिंदगी में गुजरे ना तुम, ये बहुत कठोर सत्य है। अभी नहीं समझ में आता, पर टाइम जैसे गुजरता। मैं आज भाई 31 एज में तो मुझे पता है ना कि मैं क्या क्या झेल रहा हूँ। आज से जो मैं यहाँ पे लगभग 23-24 साल की एज में यहाँ पे तैयारी करने आया था, उस एज में और इस एज में जमीन आसमान का, लोगों का व्यवहार का बहुत कुछ फ़र्क हो जाता है। अगर आप असफल हो तो ये बात याद रख लेना। तो ज़िंदगी इधर से उधर हो जाती है। हाँ सर सीरियसली। या तो फिर आप मेहनत कर लो, नहीं तो अरे जहाँ कहाँ गया निखिल भाई साहब। देखो ना, आपको मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी भावी जीवन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन आपका मंगलमय हो। पर अमंगल में अगर आप असफल रहे ना तो 1 मिनट नहीं लगेगी। वो जिस पत्नी के लिए आप मतलब ये चीज़ें सेक्रीफाइस करोगे ना, वही आपको लात मार के भागेगी। ये बात मतलब भागना इन द सेंस कि वो कटुता जीवन में रहेगी अगर आप सफल नहीं हुए तो। ये बात याद रख लेना। ये बहुत कठोर सत्य है। पर चाहे पत्नी हो, माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो या दोस्त हो, कोई भी हो, सफल है हो तो आपकी ज़िंदगी में कोई इज्जत है, नहीं हो तो चाहे कितना भी खास प्रेमी हो इंसान क्यों ना हो, कोई इज्जत नहीं मिलेगी। ये बात याद रख लेना। अभी आप लोगों को लगता है कि मनोभावनाएं आपकी उस तरह होगी, पर समय और परिस्थिति जो है ना सब कुछ रियलाइज़ करा देती है इंसान को। फिर उसको जब आपको उस टाइम जब ये चीज़ें रियलाइज़ होगी ना तो उस टाइम सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। आपकी एक एग्ज़ाम की जो दौर का देने के जो टाइम पीरियड वैल्यू रहेगी वो सब कुछ। एक टाइम का ना एक महत्व होता है। मुझे याद अच्छे तरीके से, मैं जब 2017 में आया था,
मुझे याद है मैं जिस इंटेंशन से उस टाइम पढ़ पाता था आज उसका 0.1% भी नहीं रहा है। मतलब कहने मतलब कि हाँ मुझे यार IAS बनना ये है वो है। अब मुझे ऐसा लगता है यार जीवन के लिए कुछ कर लो ताकि आगे की जो 30 साल वो अच्छे से गुजर जाए। मतलब कहने मतलब है आपकी जो मेहनत करने की कैपेसिटी अभी क्या हो ना, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आप इधर उधर यूटिलाइज कर लेते हो, पढ़ाई में नहीं करोगे ना इस एनर्जी यूटिलाइजेशन। तो ये मान के चलो कि आगे जाए जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ना तो देखो प्रेशर भी बढ़ते जाता है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि आप लोग की पढ़ाई की इंटेंशन है वो कम होते जाएगा, ये बात याद रख लेना। ये बहुत कठोर सत्य है परंतु एक्सेप्ट कर लो, मेहनत कर लो, नहीं तो भाई मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम लोगों के साथ है ना मतलब यही हो रहा है अभी है ना। क्योंकि मैं देखो मैं जिस एज से निकला हूँ तुम लोग उस एज में अभी जी रहे हो, तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी तुम लोग ना डायलेमा वो सब नहीं झेल रहे हो, और बाद में जब मेरी एज तक आओगे ना फिर कुछ बचेगा नहीं आप लोगों के पास। नहीं सर मैं वो डायलेमा झेल रही हूँ पूरे तुम उस एज में आ चुके हो ना भाई। हाँ। तो ये समझ लो भाई, सेक्रीफाइस करो, कुछ सेक्रीफाइस करने मतलब ये नहीं होता है। देखो मुझे ना मुझे अभी तक 2025 के प्रीलिम्स का बहुत दुख है और मैं उस प्रोसेस को इसलिए जी रही हूँ और मैं चाहती हूँ ये पेन मेरे अंदर रहे पूरे साल, तभी मेरी पढ़ाई निकलेगी। हाँ वो तभी से होगा ना कि सेक्रीफाइस कर पाओगे, तब ऐसा कुछ ही नहीं होगा। देखो ना मैं कभी आज तक आप लोगों ना मतलब मैंने 2 साल आप लोगों को टाइम दिया, मुझे एक भी रिजल्ट नहीं मिला। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी असफलता है। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो कमजोरी रही है ना, मैं आप लोगों को शायद मोटिवेट नहीं कर पाया। देखो पढ़ाई तो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है ना मेरी क्लासेज जो मैंने 2 साल में पढ़ा है भाई, आप लोग वो भी कर लोगे ना उससे एग्जाम निकल जाएगा, तो उसमें कमी नहीं है। उसमें कमी नहीं है। मैं फिर बात होता मेरे जो क्लासेस कर लेगा ना ईमानदारी से, मेरे PYQ जो क्लासेस कर लेगा भाई पीटी उसी से निकल जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको कर लोगे, पीटी रोक ही नहीं सकता। कमी कहाँ पे है कि आपके अंदर जो समय की जो परिस्थिति होती है ना उसको आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपके लिए अभी इस टाइम में क्या आपके लिए उचित है और आपका कल बेहतर किस तरीके से होगा। देखो ना मतलब क्या होता है कि एक समय होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। अगर उस चीज़ में अगर वो चीज़ मिल जाती है ना अपने को तो उसका वैल्यू रहता है। मैं सही बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। देखो अगर आज भी अगर मान के चलो कि हो सकता मुझे 3-4 साल और धक्के खाने पड़े, मैं 35 साल की एज में जाके IAS बना, ठीक है एक बात बता रहा हूँ, मैं 35 साल की एज में IAS बना, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अपने जीवन में। फिर ये है कि मैं अपनी आजीविका चला पाऊंगा, समाज में कोई बदलाव करना कुछ भी नहीं हो पाएगा। पर वही एक व्यक्ति जो 22-23 साल की एज में, 24 साल की, 25 साल की एज में अगर IAS बनता है वो बहुत कुछ कर सकता है। उसके अंदर पोटेंशियल होगा, उसके जो आइडियाज़ जो होते हैं वो बहुत ड्रामेटिकल चेंजेस ला सकते हैं, ये बात याद रखना। मतलब आप समाज के भी तभी काम आ पाओगे जब एक सही समय पे आपको जो है ना नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, तो आप परिवार का मान सम्मान भी एक बना रहता है। जैसे अभी मैं अपनी फैमिली में देखता हूँ ना कि चाहे मैं सफल तो हो जाऊँगा ना तो ठीक रहा, नहीं सफल हुआ ना तो मतलब बहुत चीज़ें ख़राब हो जाएगी, और वो ख़राब दिखने लग गई अभी फैमिली में। ये हकीकत है भाई, आप ये क्यों नहीं समझते हो। समय अनुकूल जो चीज़ें हो जाती है ना, जैसे होता है ना भाई एक खाना खाने के टाइम होता है, खाना खाने के बाद में अगर खाते हो ना तो फिर उस शरीर को फ़ायदा नहीं पहुँचाता है, ये हकीकत है। जैसे जैनिज्म में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि सूर्यास्त के बाद वो लोग खाना नहीं खाते हैं। उनका ये मानना है कि भाई उसके जो खाना खाते हैं वो तमोगुण में खाना होता है, फिर उसका यूटिलाइजेशन आपको बॉडी के लिए नहीं होता। अरे वो दूसरा कारण ये भी है उनका कि भाई जीव जानवर आ जाते हैं। और मैं जो सीखा हूँ, अगर आप गीता में एक चैप्टर है उसमें अगर आप पढ़ोगे तो सत्व रजत तमोगुण 3 गुण होता है। तो आप जो जैसे भूसा खाना या मान लो ठंडा खाना ये तमोगुणी खाना है। तो उसी तरीके से आपके सक्सेस का भी एक टाइम होता है। सक्सेस का एक सही टाइम पे आप सक्सेस हो गए ना तो आपके जीवन की वैल्यू रहेगी, आपकी भी वैल्यू रहेगी, परिवार में भी आपकी इज्जत रहेगी, सब कुछ रहेगा। परंतु एक समय के बाद में जब सब कुछ नकार दिए जाओगे ना, सफल भी हो गए ना, कोई मतलब नहीं है भाई। पहली बात तो सफल हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक टाइम रहता है कि उस पीक टाइम में अगर आप सफल नहीं हुए ना अपने जीवन में तो फिर धक्के खाओगे। देखो जीवन यापन के लिए तो कुछ ना कुछ तुम लोग कर ही लोगे, कोई अपनी फैमिली का बिजनेस चला लेगा, ठीक है, पर वो मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि UPSC की तैयारी करने के बाद जैसे ने भाई इतना साल दिया है, अभी 1-2 साल से तुम लोग मेरे पास ही हो, तुम मतलब टाइम तो दिया ही आप लोगों ने। वो नहीं जो 5-6 महीने तैयारी करके निकल गए UPSC, वो नहीं, जो सीरियसली जिन्होंने टाइम दिया ना UPSC के लिए, उनके लिए फिर आगे आने वाला जीवन असफलता के साथ जीवन जीना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कारण उसका ये है ना कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, तभी आपने ये जॉब चुना है, ये बात याद रख लेना। UPSC तैयारी हिम्मत नहीं होती भाई, लोगों सिलेबस पढ़ के साइड में भाग जाते हैं। तो आपके अंदर पोटेंशियल है, और पोटेंशियल के अकॉर्डिंग व्यक्ति को जब वो कार्य नहीं मिलता है
जिम्मेदारियाँ नहीं मिलती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती है, उसके अंदर जो इच्छा शक्ति वो करने का मौका नहीं, जब नहीं मिलता है वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। फ्रस्ट्रेशन याद रखने में लोग सुसाइड कर लेते हैं, ये बात याद रख लेना। सुसाइड नहीं भी करोगे तो जीवन इस तरीके से जिए, मतलब आगे जीवन ऐसा होगा नरक में हो जाएगा, आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे मैं खुद बता रहा हूँ ना, आप खुद मेरी ज़िंदगी देखो, मैं 9-10 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। अगर मान के चलो मैं सफल नहीं हुआ, ठीक है, ज़्यादा चांसेस अब तो ज़्यादा वही है, कोई चांसेस मुझे लगता नहीं है, ठीक है, पर मेरा कहने का मतलब है कि मैंने अब ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि अब मुझे सफल नहीं हूँ तो मुझे क्या करना है। मैं अखीर बता रहा हूँ, मैं ये दरवाज़ा है ना, मेरा रूम का दरवाज़ा, मैं इससे 5-5-10 दिन में बाहर भी नहीं निकलता हूँ, तो ये लाइफ हो जाएगी आपकी, जी तो लोगे जीवन। पर मैं अब जैसे मान के चलो कि गांव भी मेरा जो कोई जाने का मन नहीं करता है, जाओगे तो क्या करोगे? 9-10 साल, मुझे लगभग 13 साल आज बाहर रहते हो गए। अब वो समाज में फिर वो क्या है ना, वहाँ वो समाज में आप इतना नॉलेज आप लेके धर्मनिरपेक्षता आप पढ़ ली हो और वहाँ पे चल रहा है हिंदू मुस्लिम, तो आप कैसे टॉलरेट करोगे भाई? नहीं पॉसिबल है जीवन। तो आपको लगेगा यार संवैधानिक रूप से तो गलत हो रहा है, फिर आप उनकी स्थिति में ढलते ढलते आपका 50 साल का जीवन गुजर जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं आपके जीवन में। तो मेरा मानना, देखो यूपीएससी में आना जितना मुश्किल है ना, इससे बाहर निकलना इसके जाल से बहुत मुश्किल है। एक नॉर्मल इंसान बन के आप फिर जीवन नहीं जी पाओगे। तो बहुत अच्छा पढ़ लो भाई, नहीं पढ़ोगे चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली है। अभी नहीं लग रहा आप लोगों की जिनके 24-25 साल एज है उनको नहीं लगता अभी, पर जैसे 26, 27, 28 वो प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ते चले जाता है। ये बात याद रख लो, पढ़ लो। उसके लिए आप लोगों को जितना मेहनत करना भाई करिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कीजिए। नहीं करोगे तो भूल जाओ कि कुछ होगा। फिर क्राइटेरिया फुलफ़िल करना ही पड़ेगा आपको, इस एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा, तब जाके कोई एग्ज़ाम निकलेगा, तब जाके कोई चीज़ें होगी। नहीं तो आप लोगों को जो अभी लग रहा है कि आपको स्वाभिमान गर्व होता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यही आपके जीवन का हताशा का कारण बन जाएगी, ये बात याद रख लेना। तो फील योर मोटिवेट, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कुछ उद्देश्य प्राप्त करना है तो कीजिए आईएएस की तैयारी, नहीं तो काम चलाओ तैयारी तो मत करो भाई, ये बात याद रखो। मतलब डेडिकेट करो अपने आप को भाई, बोलते हैं ना कि आहुति देना होता है। निखिल तुम अभी है ना, शादी होगी ना तुम्हारी, तो फेरों में ना आहुति दी जाती है। उस आहुति का मतलब होता है कि आप समर्पण करते हो। इट्स लाइक तपस्या। हाँ, समर्पण करते हो आप अपने आप। इट्स लाइक तपस्या, हर दिन तपस्या होती है। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि जब तक मैं 8 घंटे या 9 घंटे में नहीं पढ़ लेती ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार मैंने दिन में बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। मतलब मैं नहीं बता सकती मुझे कितना दुख होता है, रात को सोते वक्त सेटिस्फेक्शन नहीं होता। और वो नहीं मिलेगा जब तक आप समझ लो कि आप अधूरा जीवन जी रहे हो। तो मैं कहने का मतलब यही सारांश ये है कि भाई जो इस एग्ज़ाम की डिमांड है आप फुलफ़िल कीजिए। उसके लिए 8 घंटे 12 घंटे कितना भी घंटे पढ़ना पड़े वो पढ़िए। अब उसके लिए आपको कहीं शादी में जाना टलना मतलब नहीं पॉसिबल हो रहा है तो भाई मत जाइए, सही बता रहा हूँ। सफल हो जाओगे ना तो भाई 100 लोगों की शादियों की इन्विटेशन आएंगे। अगर असफल रहे ना जीवन में एक सब बताइए, एक भी कार्ड नहीं आया हमारे घर तो। यही मैं बता रहा हूँ, हकीकत है। मेरे रिश्तेदारी में मेरे खास बुआ की लड़के, मेरे आज तक अभी मेरे को कॉल करके नहीं बोला गया। और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर मैं सफल होता तो मेरे रिश्तेदार भी मुझे कॉल करके बोलते कि हाँ हमारी शादी में आना। ये अंतर होता है, ये बात समझ लो। किसके ही नहीं करते वो, किसके करते हैं वो, ये तो सब किसके नहीं करते हैं, ना मेरे करेंगे ना आपके करेंगे ना या जितने भी बेटे किसके कोई नहीं करेगा। बन जाओगे तब तो करोगे ना, करेंगे ना। वो तो करेगा ही, वो तो ये नेचर है। इसका मतलब समझो तो उसका मतलब वैल्यू आप बनाओ ना अपनी। वैल्यू अपनी बनाओ, इसका मतलब यही तो है ना कि आप अपनी वैल्यू बनाइए भाई। अगर आप अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाओगे तो सब की बात कोई वैल्यू नहीं देगा आपका। अरे ऐसा नहीं है भाई, क्या बात कर रहे हो। अगर एक बात याद रख लेना कि जैसे मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब लोगों को उम्मीद होती है कि यार ये तो आईएएस की तैयारी कर बन जाएगा तो इससे संबंध बना के रखने चाहिए। जब आप 4-5 बार फेल हो जाते हो ना तो उनको उन लोगों की उम्मीद टूट जाती है ना, तो वो लोग धीरे धीरे आपसे दूर हट जाएंगे। जो मतलब सेल्फिश जो लोग होते हैं, जो स्वार्थ से आपसे जुड़े हुए होते हैं, कि जीवन का सत्य है भाई, वही लोग आपके साथ टिके रहेंगे। जो लोग आपको ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं ना कि आपसे जुड़ी हुई चीज़ों को, ये बात याद रखना, वही लोग आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। समझ में आया?
तो पढ़ लो भाई, पढ़ोगे। अरे आज की दुनिया में ना बेरोजगारी का जीवन देख रहे हो, मनरेगा, वो मनरेगा में भी तो मनरेगा भी जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा भाई, मनरेगा भी काम भी नहीं मिलेगा। तो मतलब मेरा कहने मतलब पढ़ लो, उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। मतलब देखो स्टूडेंट के पास इसके अलावा जीवन में बदलने को और कोई, तुमको शेयर मार्केट में भी उसके लिए पैसे चाहिए किस्मत बदलने के लिए अब वो में किस्मत नहीं बदलती भाई, उसमें भी ऐसे आपका सब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो, तो आपके जो हाथों में है, मतलब आप अपनी मेहनत से जो चीज़ें बदल सकते हो वो आपका यही है, कैरियर ही है। पढ़ाई का जो कैरियर है आप उसमें बदल सकते हो, अपने आप को बदलाव ला सकते हो उस चीज़ में, और कोई ऑप्शन नहीं है जिससे आप अपने आप की किस्मत बदल सकते हो, आप अपने आप का परिवार का नाम बदल सकते हो, कोई तरीका है नहीं। चलो किसी कुछ पूछना है तो पूछिए, ये तो वाइंड अप करते हैं फिर यहीं पे। किसी कुछ पूछना है? देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ कि थोड़ा जो मैंने 500 चीज़ें बताई है जीएस के लिए, तीनों चीज़ें जो सीसीएट के लिए बताइए, कर लेना। अगर नहीं करोगे, मैं अभी बता रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आएगा। जिसको ऐसा लग रहा है ना कि हम इसको बिना किए कंप्लीट किए हुए एग्ज़ाम निकाल लेंगे, तो भूल जाओ, नहीं होगा। हाँ, करंट अफेयर के लिए देखो, करंट अफेयर के लिए मेरा मानना है अभी 2 महीने है ना, मतलब ये 24 दिसंबर से लेके 24 जनवरी और 28 फरवरी तक ये मान के चलो, आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक और विजन की टेस्ट सीरीज है ना, इस पे कमांड कर लेना। अभी करंट अफेयर की मत सोचो, मत पढ़ना करंट अफेयर के पीछे। फिर फरवरी में 1 फरवरी को बजट आ जाएगा, इकोनॉमी सर्वे आ जाएगा, ठीक है, वो 31 जनवरी को आ जाएगा इकोनॉमी सर्वे। तो मार्च का एक एडिशन आता है योजना का, वो ज़रूर पढ़ लेना, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे, ठीक। उसके अलावा डाउन टू अर्थ, साइंस रिपोर्टर, सारी नहीं पढ़नी होती, उसमें से इंपॉर्टेंट आर्टिकल OPYQ के अकॉर्डिंग, ठीक है। योजना की भी लगभग 1.5 साल की, मतलब 1.5 साल में से मान के चलो काम की उसमें 6-7 ही होती है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कुरुक्षेत्र को ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हाँ कुरुक्षेत्र को हाईलाइट को स्कीम को ज़्यादा बढ़िया से बताया गया उसमें, तो वो कर सकते हो, और कुछ उसमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया मेन, जहाँ से आपको 5-10 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे। फिर विजन का जब टेस्ट का एनालिसिस करोगे ना, तो वो लोग है ना ऑलरेडी आपको बहुत कुछ देके रखेंगे। तो मेरा मानना है कि आपको बचना है ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने से, तो मेरा मानना है विजन का जो टेस्ट कर लो, ठीक है। योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, साइंस रिपोर्टर है, और ये आपकी इंडिया ईयर बुक भी आई जाएगी मार्च में। मार्च से करंट अफेयर शुरू करना, अभी मत पढ़ो करंट अफेयर के पीछे। करंट अफेयर के पीछे पढ़ोगे ना, स्टैटिक पार्ट को खोदोगे, स्टैटिक पार्ट खो दिया तो भूल जाओ, 60-70 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट के आते हैं। तो मेरा मानना है कि स्टैटिक पार्ट को ज़्यादा मजबूत करो भाई, कट ऑफ उसी से निकल जाता है। फिर ट्रिक व्रिक सीख लोगे, लगी जाती है, लगती है, हमेशा लगती है, बात याद रख लेना। तो मतलब मेरा कहना मतलब कि करंट अफेयर मार्च से, अभी मत पढ़ो पीछे करंट अफेयर के, अभी स्टैटिक पार्ट को अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। रही PIB का, तो उसका मैं कुछ PDF प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है, तो वो काम हो जाएगा, ख़त्म बात। तो PIB अपनी तरफ से तो खुद मत पढ़ने बैठो भाई। अगर आप पढ़ने की आदत नहीं है, जो कोई रेगुलर पढ़ रहा तो पढ़िए, अगर नहीं पढ़ने की आदत है ना, तो मेरा मानना है कि जो मेहनत कर रहा है उसका फ़ायदा उठाइए, तो वो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना, करंट अफेयर अभी मत पढ़ो, 2 महीने जो है अपना जो आपका कोर जो है उस पर काम कीजिए भाई, उस पर काम कर लोगे ना, उस पर मेहनत कीजिए, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा PT को लेके। हाँ, अपन दूसरी बात मैं पहले बता रहा हूँ कि CCET को साथ में लेके चलना है। CCET को साथ में लेके नहीं चलोगे। सर एक बात बताओ, मेरे को अभी तक समझ नहीं आता कि मेरे से 2025 में क्या गलती हुई थी। बहुत गलतियाँ, अभी मैं बता दूंगा कुछ गलतियाँ, तो बता दो। विजन के कितने टेस्ट लगाए थे आपने? अरे नहीं, पेपर में, वो तो मुझे पता है, वो गलतियां तो पेपर में है। अरे भाई मैं क्या बोला हूँ, आपका चेहरा जब क्लीन होगा तभी तो मिरर में सही दिखेगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे तभी तो एग्जाम में सही आउटपुट आएगा ना, कैसे आ जाएगा बिना मेहनत किए हुए समझ में आया? तो सेल्फ तो सर जनवरी से शुरू करना है ना ये जो आप कह रहे हो, स्टैंडर्ड बुक और NCERT? अरे 24 दिसंबर, क्योंकि आपके पास 5 महीने, यही आपको 150 दिन मिलेंगे, तो 150 दिन आपके 24 दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, तो 150 दिन का टारगेट अपना कंप्लीट कीजिए।
मेरी बेस से दो तो मैं। हाँ बोलो 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 नहीं, मैं ऐसे कही थी 31 दिसंबर तक मैं मेरा मेंस का ये वाइंड अप कर देती, नोट्स वगैरह। वाइंड अप कर लो, कोई कर लो कोई इशू नहीं, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर उसके बाद में नहीं, ठीक है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ कि देखो ये मैंने जो चीज़ें बता दी इसमें मैं क्या हेल्प करूँगा आपका जो पीटी वाला बैच है उसमें। देखो पहली चीज़ एनसीईआरटी का, ऐसे तो एनसीईआरटी पढ़नी है, जैसे पढ़ना था अपन आप लोग नहीं पढ़े तो मैं उसमें कुछ ही नहीं कर सकता, पढ़ो। मेरा मानना है कि देखो मेरा मानना है कि ना खुद से पढ़ो ना, बहुत सारी चीज़ें जैसे एटलीस्ट एक बार पढ़ के आपको टेस्ट वेस्ट लगा लेने चाहिए ना तो बहुत फ़ायदा मिलता, ठीक है। अब नहीं लगाया आपकी गलती है जो भी है। मतलब एनसीईआरटी में मैं क्या करूँगा, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा, ठीक है, उससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। पिछली बार मैं क्या होता कि इंपॉर्टेंट चैप्टर का आप लोगों को पीडीएफ भी भेज दिया, कोई नहीं पढ़ा भाई उनको तो एक स्टेप मेरा मानना है कि आगे बढ़ना है आपकी बार मुझे, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए आप लोगों से। मैं सिंपल सा सीधी सी बात बोलता हूँ, और वो आपके जीवन के लिए भी ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा ना उसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और वो डेली का टारगेट मिलेगा, जो क्लास में आएगा उससे पूछूंगा, जो नहीं आएगा तो मेरे को उसका मैं उसकी रिजल्ट की गारंटी भी नहीं लूँगा। अपन हाँ जो मेरी डेली टास्क पूरा करेगा और वो जो क्लास में ज्वाइन करेगा उसकी मैं रिजल्ट की गारंटी भी लूँगा। अपन वो 24 मई तक पूरा चलना चाहिए तब जाके, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा उसका मैं क्वेश्चन पूछूंगा वहाँ से, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया। स्टैंडर्ड बुक के मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, और वो मैं पहले बताया था मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर वही बताऊंगा जो यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैंने आप लोगों को डेमो के रूप में बहुत सारे भेजी भी है। मैंने ना अभी मैं काम कर लिया हूँ एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पे काम हो गया मेरा कंप्लीट, है ना, पीटी मेंस दोनों को लेके। तो जो मेंस वाले जो बच्चे हैं उनको मैं नोट्स दे दूँगा अपनी तरफ से, है ना। तो ये बात याद रखना कि जो एंशिएंट और मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर जो मैं नोट्स दूंगा, पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, क्योंकि अब की बार मैंने उस तरीके से अपने आप को समराइज़ कर रहा हूँ, मैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना भाई, एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊँगा, एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी जो भी आ रहा है उनको रटना है। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत, जो थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी वो मैं अपने नोट्स दूंगा जो मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। वो दृष्टि की बुक ही है, क्विक बुक है। उसके साथ जो मेरे पास जो अखिल मूर्ति के नोट्स है, कुछ विजय वेद सर के नोट्स है, और जो एनसीईआरटी वो सब कुछ उसमें इंक्लूड मिल जाए। पर मेरा माना ज़्यादा आप उधर से पढ़ लेना, आखिरी में आप इनको यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप यूज करना चाहो तो कर लेना, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे, वो एनसीईआरटी का ही नोट्स बनाया दृष्टि वालों ने भी, ऐसा कुछ अलग से नहीं बनाया। पर हाँ मैं कुछ ऐड करूँगा उसमें, जैसे यूथ कंपटीशन वाली बुक है उसके क्वेश्चन मैं उसमें इंक्लूड कर लूँगा, वो हो जाएगा उसमें, है ना। तो हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। वो उतना मैं कवर अप कर लिया हूँ उसको, क्योंकि मैंने देखा है कि सारे जो वो मैंने नोट्स बनाए हैं अभी एंशिएंट और मेडिवल का, अभी तक जो 2025 तक जो सारे क्वेश्चन आए वो वहीं तक है, मतलब उस रेंज में ही है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया उससे। और वो क्योंकि वो बुक मुझे, अब भाई आप लोग ये बोल सकते हो कि सर वो बुक तो अभी आ गई होगी मार्केट में, नहीं, वो बुक हमें 2017 में मिली थी, वो दृष्टि वाली बुक, क्विक बुक। जो युवराज तुम लोगों को मिली होगी ना वो नहीं है, तुम लोगों को ना मणिकांत वाली मिली थी। दृष्टि का जो क्विक बुक है ना, क्विक बुक मिली थी तुम्हें? हाँ मिली थी ना। एक तो मणिकांत वाला नोट्स मिला था, क्लास नोट्स, उसके अलावा एक और मिली थी क्विक बुक। वही मणिकांत सर वाली मिली थी, वो हिस्ट्री वाली कह रहे हो ना, वो काम नहीं आएगी, वो मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, ठीक है। पर मैं बता रहा हूँ उसका मैंने, हमें है ना 2017 में मिली थी वो। तो मैंने क्या किया कि जब मैं एंशिएंट मेडिवल का भी मेरा कंप्लीट हो गया उसका काम, तो मैंने उसके सारे नोट्स बनाए। मॉडर्न का मैं पहले बना चुका था, और मैं मॉडर्न को अब थोड़ा अलग समराइज़ करूँगा, पीटी का अलग, मेंस का अलग, उसका अलग करूँगा मैं, है ना। तो अभी तक सोचो 2017 में हमें मिल गई थी, मतलब 2018 की पीटी से पहले, और 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 साल के क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है हिस्ट्री के, एंशिएंट और मेडिवल के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो अखिल मूर्ति के नोट्स हैं तो मैंने उसमें ऐड कर दिया है, विजय वेद सर के हैं वो नोट्स भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो है आपकी जो, ये तो चलो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा ही, ठीक है। तो इतना कर लेना, उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत, मतलब ये है कि आपको एनसीईआरटी और उसमें जो ज़रूरत पड़ी, जो मैंने एक्स्ट्रा पेज जोड़े हैं उनको पढ़ लेना, उससे तुम लोगों का काम हो जाएगा। पॉलिटी की रही बात, तो एनसीईआरटी की मैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बताऊंगा वो पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा लक्ष्मीकांत के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने पहले भी बताए हैं आप लोगों को, वो पढ़ लेना, कंप्लीट है। उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, यूथ कंपटीशन वाली बुक के प्रैक्टिस कर लो बस। तो वो मैं करवाऊँगा उस बैच में, जैसे अभी ऑफलाइन में भी मैं करवा रहा हूँ, उसमें 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं,
ठीक है। पॉलिटी में वो और कुछ ही मत करना, पॉलिटी में ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, ठीक है। पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो बस। और कोई ज़रूरत नहीं, कोई डीडी बसु कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू में मत पढ़ना किसी भी चीज़ों के पीछे, ठीक। ये हो गया दोस्त तुम्हारा सब्जेक्ट। उसके बाद में आती है बात ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में पहले बता रहा हूँ एनसीईआरटी, कुछ मेरे पास बुक रहेगी, कुछ मैंने एक मैप का भी बुक लिया है, बहुत शानदार है। तो ये जो तुम्हारे मिनरल्स वाले जो क्वेश्चन है, नदी वाले क्वेश्चन है, उसको मैं पीडीएफ डाल दूँगा आप लोगों को ना, वो मिल जाएगी। उसके अलावा माजिद हुसैन का जो इम्पोर्टेंट 2-3 इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, वो मैं दे दूँगा आप लोगों को। उसके अलावा एनसीईआरटी पढ़नी है और कुछ ही मत पढ़ना। मतलब जो एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी ना, मतलब ज्योग्राफी में एनसीईआरटी के अलावा, उसका मैं आपको मतलब आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं दे दूँगा आप लोगों को ना। उसके अलावा ये हो गया ज्योग्राफी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं सारा टॉपिक कंप्लीट करके ही दूंगा उसमें, मतलब कि जो PYQ आया हुआ है उसका सबका कंप्लीट करके ही मिलेगा आपको। फिर आती है इकोनॉमी। देखो सिंपल सा मेरा बात मानना है, इकोनॉमी आपको इकोनॉमी सर्वे, ठीक है, बजट, तो उसके लिए मैंने बताया था योजना वाली जो मैगजीन आएगी मार्च में आती है वो, ठीक है, वो पढ़ना अच्छे से है ना। उसके अलावा जो है आपका योजना जो मैगजीन के अलावा जो है आपको करंट अफेयर के लिए ऐसा नहीं कि कोई PTT 65 कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए जो इकोनॉमी सर्वे होगा ना, उसी थीम पे बस काम कर लेना, बस उसमें जो योजनाएं आई हैं उसका अच्छे से काम कर लेना, वो मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में। जैसे देखो मनरेगा, अगर ये देखो लोकसभा से बिल पारित हो गया, अगर ये राज्यसभा से पारित हो गया तो मैं अभी बता रहा हूँ PT में क्वेश्चन आएगा, ये बात याद रख लो, ठीक। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बता PT मेंस दोनों में आएगा फिर तो। हाँ, मतलब अगर उसको कुछ अच्छे इम्पैक्ट आने लगे तब तक, पर हाँ ये इम्प्लीमेंट तो ऐसे भी अप्रैल 2026 बोला है इन्होंने, कुछ बोला है शायद, आगे मतलब अभी लागू नहीं होगी, आगे लागू। तो सर अगर ये ना, मतलब ये शायद वो है, मतलब एक शॉक देने से पहले एब्जॉर्बर होता है ना, तो मेरे को लगता है इस बार बजट में बहुत शॉक्स आने वाले हैं। हाँ, दिसंबर, अगर अभी विंटर सेशन में सारी चीज़ें चल रही है, तो जैसे अभी इन्होंने ना वो सारी जो बीमा है उसमें भी 100% FDI अलाउ कर दिया है, हाँ इंश्योरेंस में, हाँ नाभिकीय ऊर्जा उसमें भी, और न्यूक्लियर में भी प्राइवेट सेक्टर को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रख रहा है कि उसमें इंडियन को अलाउ किया है, बाहर को नहीं किया है, तो ये PT में क्वेश्चन आ सकता है ये चीज़। तो मतलब वो देख लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब क्या मेरी करंट अफेयर की नज़र है, अब की बार मैं लगभग जून से पूरा करंट अफेयर मेरे पकड़ में है, तब क्या करंट अफेयर क्वेश्चन तो वो मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इकोनॉमी में बेसिक नोट्स जो है वो आपको मैं दे दूंगा एनसीईआरटी के अलावा, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा कोई बुक, जैसे 2-3 बुक है मार्केट में, तो एक बार मैं पढ़ पुढ़ा के उनको देख के उसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा मैं भेज दूंगा। पर मेरा मानना है कि देखो UPSC का जो पेपर है ना, बेसिक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिल जाते हैं, PYQ से मिल जाते हैं, उसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी सर्वे उधर से आते हैं, वो इधर से आते ही नहीं है, तो कोई मतलब है नहीं मार्केट में कोई बुक पढ़ने के लिए, ऐसे तो पढ़ लो पर कोई मतलब बनता नहीं है। ये मैंने जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद में तुम्हारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का देखो मैं पहले बताया हूँ कि उसका सिंपल सा लॉजिक है, एनसीईआरटी के जो आखिरी के 4-5 चैप्टर है वो मैं सारा उसको मतलब साइंस वाले और उन दोनों के चैप्टर के अलावा जो धर्मेंद्र जाखड़ बुक का अवेलेबल है उसका PDF में अवेलेबल करवा दूंगा उसमें। पर मैंने देखा, मैं पर्सनली मैं खरीदने भी गया था, बुक को कुछ है नहीं उसमें वो ऑलरेडी दृष्टि का समराइज कर पूरा के डाला है उसने, थोड़ा बहुत अपने आप को अपडेट कर पाया, पर कुछ है नहीं, ठीक है। तो ऐसे को मेरा माना परचेज तो मत ही करना, उसका PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा, वो हो जाएगा, ठीक है। साइंस का जो मुझे लगता है बुक जो है पढ़ना भी चाहिए, रवि P अग्रहारी का बुक है, तो मैं मार्केट में अभी आ गया उसका नया एडिशन, तो मैं उसी का वेट कर रहा था, तो उसका आपका PDF मिल जाएगा, ठीक है। उसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उसमें अच्छे से दिया है उसने न्यूक्लियर एनर्जी, अभी जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसके बारे में अच्छे से, जबकि PT में भी क्वेश्चन आया था, तो अच्छे से डिटेल्स में दिया है उसमें, तो वो पढ़ लेना। PT प्लस मेंस दोनों में काम होता है, तो मेंस वालों को भी मैं नोट दे दूंगा उसके, ठीक है, वो दोनों कर लेना। उसके अलावा साइंस में ओनली एनसीईआरटी और रवि P अग्रहारी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे वो मैं भेज दूंगा। उसके अलावा PT प्लस मेंस दोनों में कुछ ही नहीं। करंट अफेयर देखो मैं फिर बार बताता हूँ, करंट अफेयर वो डाउन टू अर्थ साइंस रिपोर्टर उधर से मिल जाएंगे। उसके अलावा ये फालतू में PT 365 इनके पीछे मत पढ़ना, मैं पहले बता रहा हूँ, मरोगे फिर, वो फैक्ट की दुनिया है, उससे कुछ ही नहीं होता। अगर हाँ आपको PCS देना तो भाई पढ़ लेना, फिर मैं नहीं बोलूँगा, पर अगर UPSC देना तो मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक यही है। फिर रही IR के करंट अफेयर की, देखो उसमें थोड़ा बहुत यूज किया जाएगा कि मतलब जो PT 365 में क्या आया है, कोई लोकेशन आए तो उसको बस रिकॉल कर लो, और कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं।
तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जीएस में आप लोगों को अपनी तरफ से आप एनसीईआरटी विजन की टेस्ट इन पे कमांड कर लो, और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल ज़रूरत पड़ेगी वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। रही सीसेट की बात, देखो सीसेट का भी 10 दिन है, तो एनसीईआरटी जो क्लासेज है मेरी वो कर लो। उसके बाद में जो मैं करवाऊंगा जो काम बैच में जो रहेगा कि जो अभ्यास पुस्तिका है उसको मैंने सोल्व नहीं करवाया था, कारण उसका तो पीडीएफ नहीं मिल रहा था, पीडीएफ मिल गया है मुझे वो दूसरे ऐप में, तो वो मैं सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, पर खुद से सोल्व कर लेना एक बार पहले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जो है अपन जो करेंगे सीसेट के लिए कंपैरिजन वाली क्लासेज में फिर बार बता रहा हूँ, जो मैंने क्लासेज ली है उन्हीं को बार बार देखो, उनके लिए कुछ अलग से मैं कुछ ही नहीं करवाऊंगा अब की बार, बस ओनली 2025 वाला पेपर सोल्व करेंगे। कोई मतलब नहीं है ना, वही चीज़ें बार बार करने से क्या ही मतलब है। हाँ, कुछ नई चीज़ मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर करवा दूंगा। ठीक है, रीजनिंग और मैथ में मेरी पीवाईक्यू वाली क्लासेज है उनको देखो, दृष्टि की बुक का जो है सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, उसके अलावा जो तीसरा जो काम करेंगे कि अब की बार जो है चैट जीपीटी तो मैं देखा कोई काम का है रहा नहीं उसमें बहुत सारे गलत आंसर देता है भाई, उसके भरोसे मत रहना। चैट जीपीटी मैंने अच्छे से यूज़ करके देख लिया, सीसेट के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ मत करना चैट जीपीटी को। अब जीएस में भी है ना गलत आंसर देता है, तो सीसेट के लिए तो मत ही करना, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए कर लिया करो, पर सीसेट के लिए बिल्कुल भी यूज़ मत करना चैट जीपीटी, बिल्कुल भी काम का नहीं है। यूपीएससी के क्वेश्चनों के आगे फेल है, वो नहीं बना पाता यूपीएससी क्वेश्चन को, उसके क्वेश्चन बना देता पर हर क्वेश्चन बना देगा, ये तो क्या ही मतलब है। ठीक है, तो सीसेट में जो है कि अपन एनसीईआरटी वाला काम करेंगे, तो उसके लिए पहले से आप मेरी एनसीईआरटी वाली क्लासेस कर लो, उसका अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद में जो है ओनली अपन जो है टेस्टों के जो क्वेश्चन होंगे फुल टेस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। टेस्ट के जितना आप बोलोगे इस मार्केट में जितना भी अवेलेबल है वो सब आपको मिल जाएंगे फुल टेस्ट। मैं पहले बता रहा हूँ, मतलब जनवरी से अभी से मान के चलो कि अपने आप को प्रिपेयर कर लो। ठीक है, जिसको भाई वाइंड अप करना हो मेंस जो भी कर लो। उसके बाद में हर संडे जनवरी से आपको टेस्ट होगा, मैं पहले बता रहा हूँ अभी से फुल टेस्ट होगा, उससे आप लोगों की स्थिति भी पता चलेगी। तो टेस्ट और उसके अलावा मेरे पीवाईक्यू वाली क्लासेस देखो, उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। सीसेट में मैं फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी कर लो और मेरी पीवाईक्यू वाली क्लासेस कर लो, उससे काम हो जाएगा। उसके अलावा इस मार्केट में कोई बुक भी नहीं आती भाई, सीसेट के लिए दृष्टि वाला बुक है, उसको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ख़त्म बात। और उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर वही करना, कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। ठीक है, इसके अलावा मैं फिर 12 बता रहा हूँ, सीसेट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी पे कमांड कर लो, पीवाईक्यू पे कमांड कर लो, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आते हैं, और फिर टेस्ट का प्रैक्टिस कर लो, बस ये 3 काम कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं ज़रूरत है। तो ये चीज़ याद रख लेना। और मेंस का मैं अभी पहले बता रहा हूँ, मेंस का अपनी तरफ से ऑप्शनल कर लेना। पीटी अगर होता है, मतलब जिन भी लोगों का पीटी होगा, तो ये मान के चलो 24 मई को एग्ज़ाम है, 10 जून को रिजल्ट आ जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ 16-17 दिन से ज़्यादा किसी हालतों से नहीं लगेगा, और 21 अगस्त से मेंस है। ठीक है, तो ये मान के चलो आप लोगों के पास में 10 जून 10 जुलाई 10 60 70 दिन है पूरे। 70 दिन में आप लोग ये सोच लो, जो पहले से ऑप्शनल तैयार करके बैठा है और जिन्होंने मान के चलो ऑप्शनल तैयार नहीं किया है, वो तो भगवान ही जानेगा फिर क्या होगा। पर इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, जीएस की टेंशन मत लेना उस टाइम। जीएस के मेरे जो नोट्स रहेंगे वो पढ़ लेना और पीवाईक्यू पे मेरे से डिस्कस कर लेना, बस उससे मेंस हो जाएगा, जीएस हो जाएगा। बस ऑप्शनल आप अपने लेवल पे कर लेना और उसको चेक करवा लेना। देखो ना, मैं आकाश सर जब स्टार्टिंग मेरे से ना 1-2 ऐसे चेक करवाए थे। देखो मैं आखिर बताता हूँ, मेरे को बहुत अनुभव, तुम लोगों ने वो ये कि देखो बात कौन मानता है क्या है। देखो मोनिका की ये रहा ना, सोचो कि वो इस अटेम्प्ट में जब अभी इंटरव्यू का उसका है 14 जनवरी को है इंटरव्यू, तो उसने मतलब डेप भर रही थी तब कुछ कुछ उसने डिस्कस किया था। अब देखो मेरा ये हमेशा ये रहा कि मैं हॉनेस्ट रिव्यू दूँ, मतलब है ना। आकाश सर ने जब मेरे पास पहली बार चेक कराया था ना, तो उनका जो ऐसे का, अब देखो तो मेरा ऐसा रहता है कि भाई मैं कभी है ना कभी झूठी तारीफ नहीं करता, जो है रियल में वही बताता हूँ। मैंने सर को बोल दिया था कि सर आप जिस पैटर्न से ऐसे लिख रहे हो ना, एक तो पहली बात वो 2-2 लाइन के पैराग्राफ बना रहे थे, वो गलत तरीका है। हकीकत में बता रहा हूँ क्योंकि इतना अनुभव रहा है मेरा, तो मैंने सर को बोला भी था। फिर उन्होंने बाद में कभी मेरे से चेक करवाया नहीं, तो फिर भगवान ही जाने क्या हुआ उनका, बाद में उन्होंने सुधार किया नहीं किया वो मैं नहीं बता सकता। तो स्टार्टिंग में उन्होंने चेक करवाए थे, ठीक से कुछ आंसर चेक करवाए थे, तो मैंने सर को कुछ कुछ बोला था ये चीज़ें। अब उन्होंने वो सुधार किए नहीं किए उसका कोई पता नहीं। मोनिका ने ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक जब तक वो एग्ज़ाम दिए ना, तब तक उसने सारे चेक करवाए हैं मेरे से आंसर। तो मोनिका की प्रोग्रेस मुझे पता है, और जो मैं उसको फीडबैक देता था उसने इंप्लीमेंट करके मुझे फिर आगे अगले ऐसे में दिखाया, मतलब जीएस के आंसर में भी वो चीज़ें अप्रोच रही। तो
अब मैं फिर बार बता रहा हूँ कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हिंदी मीडियम से रिजल्ट नहीं आता है, कारण हिंदी मीडियम, वो कारण नहीं है। जैसे मुझे जो लगता है ना कि मैंने मेंस लिखा है, मुझे पता है अपनी गलती है। जैसे मेरे ऑप्शनल में अगर 250 नंबर आते तो मेरा इंटरव्यू कॉल था, तो अब मुझे ये भी पता है कि मेरे ऑप्शनल में क्यों नहीं आए नंबर भाई। अब मैं देखो ऐसे में मेहनत किया था तो मेरे ऐसे में नंबर थे, मेरे टॉप 1 रैंक से भी ज़्यादा नंबर थे, मोनिका से भी ज़्यादा नंबर थे। इसका मतलब भाई समझ बात है, जहाँ मेहनत करोगे नंबर पाते हैं, चाहे हिंदी मीडियम वाला चाहे कोई भी हो, मीडियम कोई मायने नहीं रखता। उसके अलावा GS 1 2 3 मुझे पता मैंने कितना मेहनत किया था और कितने नंबर में पाए हूँ, मुझे पता है। तो ये भूल जाओ भाई हिंदी मीडियम में तो रिजल्ट नहीं आता है, ये कोई कारण नहीं है। मैं फिर बार बता रहा हूँ। और ऑप्शनल का भी यही है, ये ऑप्शनल की जो क्वेश्चन की डिमांड होती है, जो यूपीएससी चाहता है वो आप नहीं लिखोगे, कुछ भी पेज भर के आ जाओगे ना, नंबर नहीं मिलेंगे, फिर तुम यूपीएससी को कोसोगे। क्योंकि देखो ना, मैं मेंस लिखा हूँ तो मुझे एक ही चीज़ का पता, जैसे मैं सोचा कि मेरे GS 3 में देखो, मैं इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि नंबर पाना तो कैसे पाना है, इसीलिए मैं अभी से अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मेंस को ये मत सोचो कि भाई हमें प्रखंड विद्वान बनना तब नंबर मिलेंगे, नो, कोई ज़रूरत नहीं है। बस क्वेश्चन की जो डिमांड है 4 पॉइंट लिखिए। अब आपको थोड़ा अच्छे नंबर पाना है तो भाई फ्लो चार्ट ये बना के लिख दो, कुछ फैक्ट लिख दो, ये अलग चीज़ें हैं, ठीक है। परंतु भाई वहाँ जो लिखना है ना, वो जो क्वेश्चन की डिमांड है, अगर वो लिख के आ रहे हो ना आपको नंबर मिलेंगे। आप नहीं लिख के आ रहे हो, 2 पॉइंट काम के लिखे, 3 पॉइंट फालतू के लिखे, तो वो 2 ही पॉइंट का नंबर मिलेगा। और आप क्या सोचते हो कि हमने 5 पॉइंट लिख के आए थे, उसका नंबर क्यों नहीं मिला? यही दिक्कत है बस। मीडियम दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि आप उसकी जो डिमांड है उसको फुलफिल कर रहे हो नहीं कर रहे, ये बात याद रख लेना। इसके अलावा जिसको भी किसी को लगता है ना कि ये चीज़ कि भाई यूपीएससी भेदभाव करती है, कुछ भी नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। देखो ऐसे फालतू बातों में चक्रों में पड़ोगे ना, कभी एग्जाम करिए मतलब रिजल्ट नहीं ले पाओगे। देखिए इतना मुझे पता था, मैंने ऐसे में मेहनत की थी, तो ऐसे में मेरे को उसका अकॉर्डिंग नंबर मिले। GS 1 2 3 4 मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं किया था, कोई ये ज़्यादा क्या ये बोलो, कुछ भी नहीं किया था। मेरे पूर्व जो ज्ञान था उसी आधार पर मैंने लिखा था, तो उसके आधार पर एवरेज नंबर मिलते हैं, तो एवरेज नंबर मेरे को मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करो मैं ऑप्शनल की, ऑप्शनल में मैं एवरेज लिख के आया था, तो एवरेज 185 नंबर मिला है। मुझे पता है उसमें करंट अफेयर का वैल्यू एडिशन होना चाहिए था, ठीक है, एक तो मेरी कमी यही रही, ठीक है। दूसरी बात है ना, ऑप्शनल में मैं पहले बता रहा हूँ, रटे हुए पॉइंट लिखना पड़ेगा तब जाके नंबर मिलते हैं। आप अपनी तरफ से बना के चीज़ें लिख के आओगे, नंबर नहीं मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर वो पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्षता के कारण क्या है, तो भाई 5 पॉइंट वैलिड पॉइंट लिख दो, 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आप आलतू फालतू नंबर लिख, मतलब कुछ भी पॉइंट अपनी तरफ से बना के लिख रहे हो, नहीं मिलेगा। मतलब सिंपल सा लॉजिक इसका यही है। और ऑप्शनल में तो खास तौर से, क्योंकि ऑप्शनल ये वो होता है जहाँ पे 60% आप नंबर पा सकते हो, तो वो तभी आएगा जब आपको रटे हुए हो। देखो मैं ऑप्शनल जो पेपर दिया था, मैं अपनी समझ पे दे के आया था। दूसरे करंट अफेयर का उसमें कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं था, बस अपनी समझ पे दिया था, तो इतने नंबर मुझे पता है जस्टिफाई करता है वो मेरे को, और मुझे भी पता है कि उसमें सुधार की क्या ज़रूरत है। तो ये माइंड से निकाल दो भाई कि नंबर नहीं मिलते हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, मेहनत कीजिए, मेहनत करोगे तो सब रिजल्ट आता है, ये सब फालतू की बातें। इसीलिए इस एग्ज़ाम की जो डिमांड है वो समझिए। देखो इंग्लिश कंपलसरी का भी मैंने लॉजिक बता ही दिया था भाई, उसका पेपर कंप्लीट कर लो। पर मैंने जो वो हथकंडे अपनाए थे वो मैं अभी आज तक कभी बताया नहीं आप लोगों को, इंग्लिश में मैंने क्या हथकंडे अपनाए थे, पर मैं सिखा दूंगा। पर वो पीरी निकालो उसके लिए, पर ये इंग्लिश कंपलसरी में फेल नहीं होगा, इसका मैं दावा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पास किया है। वो जब मैंने कैसे भी पास किया हो, पर वो मैं तरीका बता दूंगा बस। पर मेरा कहने का मतलब है कि उसके लिए आप लोगों को पहले PT निकालना पड़ेगा, अब PT निकालने के लिए चीज़ें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद में अगला स्टेप है मेंस का। अभी जो नगीना मेरे समझ में नहीं आया, तुम्हें हिंदी इंग्लिश कंपलसरी इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? तुम अभी से मैं दे रहा हूँ कि तुम टाइम दे रही हो उसको, नगीना यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं? तुम्हें इंग्लिश कंपलसरी कितना टाइम क्यों दे रही हो, जब मैं बोल दिया था कि उसमें टाइम देने की जरूरत है ही नहीं? पेपर लगा के देखा था तो 20-22 नंबर का ही बन रहा था, तो मैंने सोचा कुछ करना चाहिए इसके लिए। कोई करने की जरूरत नहीं, जब मैं पास करके आगे उस नदी में डूब के मैं आ गया ना, तो समझ लो, मैं खुद बता रहा हूँ ना, रियलिटी में अगर कॉपी चेक होती फिर भी सर बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए। तो कोई जरूरत नहीं है, सुनो तो सीधी मैं बता रहा हूँ, मेरी स्पेलिंग में गलत लिखता हूँ यार, क्या बात कर रहे हो तुम? जब मैं पास हो सकता हूँ तो समझो उस चीज़ का। भाई मेरा कहने का मतलब यार, जहाँ मेहनत करना है वहाँ करो ना, आप मेहनत क्यों कर रही हो? देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है आपने कर लिया, अच्छी बात है,
पर मेरा मानना है कि देखो ना, मैं अगर पास हुआ हूँ ना तो कोई भी पास हो सकता है इंग्लिश कंपलसरी, ये बात याद रख लेना, क्योंकि मुझे पता नहीं यार मैं किस लेवल की मेरी इंग्लिश थी। अब सोचो, मुझे हकीकत पता है कि अगर मेरी कॉपी चेक अच्छे से होती, एकदम टू द पॉइंट, जो मतलब मैं जिस लेवल पे कॉपी चेक करता हूँ, तो मैं अपनी कॉपी में हो सकता है 15-20 नंबर से ज़्यादा नहीं देता। तब मेरे 75 नंबर आ गए तो मतलब समझ लो कोई भी पास हो सकता हो पेपर। बस उसके लिए 2-3 क्राइटेरिया मैं बता दूंगा क्या करना है, वो हो जाओगे। और वो आज से मैं फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने 10th क्लास में भी अप्लाई, बच्चों को बहुत लोगों को पास करवाई है मैंने इंग्लिश। तो ये बात याद रखिए। तो मेरा माने ज़्यादा अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट कीजिए ना, क्योंकि देखो क्योंकि जो 2024 का टाइम है वो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस रहा, और उसका फ़ायदा मिलेगा जब भी मैं मेंस लिखूंगा, ये मुझे श्योर पता है, और ये होना भी चाहिए। तो मेरा माना कि मेरे उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओ ना, फिर क्या ही मतलब है भाई। फिर तो वही होगा कि तुम खुद सेल्फ टेस्ट करने में लग रहे हो, तो फिर टाइम लगेगा, ये बात याद रख लेना। यही तो सबसे बड़ी गलती होती है, जब अपन दूसरों के अनुभव का फ़ायदा नहीं उठाते हैं ना, तब फिर आप परीक्षण में बल दोगे और उसमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको। चाणक्य की बात मानो। मैं बता रहा हूँ, ये बात याद रख लो कि भाई किसी का अनुभव मिला है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाए, नहीं तो फिर क्या ही मतलब है। मैं सीसेट में क्यों बोलता हूँ कि भाई ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी क्यों, मैं भाई एनसीईआरटी पे बार बार बोल रहा हूँ, भाई मैंने देखा है प्रत्यक्ष उस एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, मैंने प्रूफ दिया आप लोगों को। जीएस में मैं बोल रहा हूँ कि भाई एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू इधर उधर पढ़ने से। तो अब आप उस मेरे अनुभव को नहीं मान के अपने परीक्षण पे बल दोगे, तो फिर भाई ये यूपीएससी सिलेबस हता समुंदर है, 10 साल के कितने भी साल गोता लगा लो, कभी नहीं होगा कंप्लीट। तो मेरा ये माना कि देखो, ऑप्शनल में चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए, तब जाके आपको 250 पर नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, इसे रटी हुई होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि मैं लिख के आया, मुझे भी पता है, पर जो चीज़ें चाहिए उस एग्जामिनर को वो चीज़ें नहीं थी, वो इसलिए नंबर नहीं दिए है, ये बात याद रख लेना। अरे ऐसे में मैं फिर बता रहा हूँ, आज तक आप लोगों में से कोई भी बंदा नहीं है जिन्होंने मेरे को ऐसे लिख के चेक करवाया। अब सोच लो तुम लोगों को क्या हाल होगा, मरोगे, मैं बता रहा हूँ। बोलते ना एक्सीडेंटल डेथ, वही होगा तुम लोगों के साथ। आकाश सर के साथ भी यही हुआ, देखना नंबर उनके, अगर उन्होंने जो पहले जो जैसे मेरे से 1-2 ऐसे चेक करवाए थे, अगर उन्होंने वैसे ऐसे एग्जाम में लिख के आए हैं, वो नंबर नहीं मिलेंगे, देख लेना, 80 नंबर तक मिलेंगे। ये गलती है, ये बात याद रख लेना। नंबर उन्हीं को मिलते हैं जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, उस चीज़ को होता है। अब उन्होंने देखो, मेरा जो मैं स्टार्टिंग में जो कॉपी चेक किया था उनकी, बाद में उन्होंने सुधार कर लिया तो उनका पता नहीं है, पर जो मैंने स्टार्टिंग में 2 कॉपियाँ चेक की थी उनकी ठीक से कुछ, अब और वो सोचो धर्मेंद्र जाखड़ से चेक करवा रहे थे। देखो मेरा माना, जो सबका अपना अपना होता है, जो धर्मेंद्र जाखड़ जो उनको प्रोत्साहित करे थे, नहीं बड़े लिख रहे हो, पर मेरा माना था, मैं हॉनेस्ट रिव्यू देता हूँ। अपन लाग लपट नहीं है भाई अपने अंदर, सीधा जो बोले सामने वाले को बुरा लगे या कुछ भी हो, पर उसके लिए मुझे पता है फ़ायदा है अगर मेरी बात मान लेगा तो, सीधा सिंपल सा लॉजिक है। मैं तुम लोगों को साफ बोल रहा हूँ, ये भविष्यवाणी मान लो मेरी है ना, तुम लोग मरोगे, देख लेना। क्योंकि आज तक कोई भी लोगों ने, वो हिमांशु जरूर है जिसने 1-2 ऐसे चेक करवाए, तो उसका हालत देख लो, मैं कितना नंबर देता हूँ उसको, 10 नंबर ज़्यादा मैंने कभी दिए नहीं इसको। तो ये हाल है तुम लोगों का, देख लेना, तुम लोग तो मरोगे ही। लापरवाही या की हो तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार। मेंस तो लिखने का मौका मिलेगा, पर जिस दिन मिलेगा उस दिन क्या होगा, फिर क्या ही मैं क्या उखाड़ लिया है बताइए, मेंस लिख के क्या कर लिया मैंने? कोई उपलब्धि नहीं है भाई, कोई उपलब्धि नहीं है। अभी आप लोगों को लग रहा है कि सर बस एक बार पीटी हो जाए, सम्मान, अरे कुछ ही नहीं होता है भाई। और जब तक मेंस लिखोगे ना तब तक रहता है थोड़ा बहुत, हाँ जो यार मैं पीटी सबसे अलग दिखोगे थोड़ा बहुत बाद में वही सब बोलते हैं ना कि चीनी मिट्टी सब एक ही हो जाती है, तो वो हाल रहेगा। सिंपल सा लॉजिक यही है, मतलब कहने का मतलब यही है कि आप जिस स्थिति में अभी हो, इस स्थिति से और उस सफल स्थिति में होने में दिन रात का फासला है। मतलब उतनी मेहनत करोगे तब जाके कुछ होगा, इतना इजी नहीं है इतना इजी होता ना, कोई भी कैसे चलते फिरते निकाल के चले ही जाता, ऐसा नहीं होता भाई। टाइम लगता है, उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है, तब जाके लगता है। अब जैसे मैं कॉलेज लाइफ में भी था ना, तभी मैं कुछ चीज़ें प्लान करता था, जब मैं उस सब्जेक्ट को उस लेवल पे चले जाता था तो मुझे लग जाता था मैं पास हो जाऊंगा। तो अभी मेरा वो दौर अब जाके मेरा आ रहा है कि हाँ मैं कुछ चीज़ों को कंपाइल करके एक जगह बना पा रहा हूँ, जो मैंने सोचा था यूपीएससी की तैयारी में, अब जाके उस लेवल पे पहुँचा हूँ 8-9 साल में। मतलब मेरा कहने का मतलब ये 8-9 साल टाइम दे लो या फिर 1 साल मेहनत कर लो भाई अच्छे से पढ़ के।
भाई मैंने जो ऐसे के नोट दिए, एथिक्स के नोट दिए भाई, उसमें बहुत मेहनत की हुई है। अब आप लोगों को बस वो पन्ने दिख रहे हैं कुछ, पर उसमें उन नोट्स बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, कितने टाइम खपाया, कितने साल दिए उनमें, तब जाके वो नोट्स तैयार हुए हैं, ऐसे नहीं है भाई। पर क्या होता है, दूसरों की मेहनत जो की हुई अपने को दिखती नहीं है ना, वो बुक में आके चली जाती है बस। जब आप खुद से करने बैठोगे ना तब पता लगता है कि कितना चीज़ें टाइम लगती है। देखो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, पढ़ लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों के अंदर ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग समझ नहीं पाते हो या बहुत कमज़ोर हो, ऐसे विद्यार्थी तो हो नहीं, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा भाई? कारण है, कुछ ना कुछ तो लापरवाही कर ही रहे हो तुम लोग, क्या तो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो, टाइम अच्छे से नहीं देते हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़िया है। जैसे मैंने हमेशा तुम लोगों के अंदर जो देखी ना, अब तो ये नगीना भी लापरवाही करती है। निखिल से मुझे उम्मीद थी, वो कहाँ भाग गया निखिल? भाग गया क्या? मतलब मुझे इन लोगों को लगता था कि यार ये सीरियस है ये लोग, पर सच बता रहा हूँ, जब पिछले साल जब उम्मीद टूटी मेरी, तो पता लगा कि ये लोग तो कुछ अलग ही दुनिया में थे। तो मतलब मेरा कहने मतलब, जिस दिन मेरा आप लोग मेरा कॉन्फिडेंस अर्जित कर लोगे आप लोग कि मेरे से ये कहला लोगे ना आप लोग कि हाँ कि सर, मतलब मैं जिस दिन आप लोगों के लिए बोल दिया कि आप लोग सही रास्ते पे हो और यही चीज़ें अगर कर लिए तो आपका हो जाएगा, देख लेना उस दिन हो भी जाएगा। पर मेरे से कहलवाने लेने के लिए ना अभी आपको बहुत टाइम लगेगा। अब जैसे कुछ चीज़ें मैंने देखी, निखिल पिछली बार सीसीएट के टेस्ट देता था, बड़े नंबर आए थे। अब मैं देखूंगा मार्कशीट में कैसे क्या आते हैं, क्या तो इन्हें झूठ बोली है। अब मैं देखो मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब देखो ऑनलाइन में यही होता है, मैं क्या ही तुम लोगों को कैसे कैच कर पाऊंगा कि तुम लोग ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो। अब मैं तो आखिरी में तुम लोगों से मंगवाता हूँ तो वही मैं देख पाता हूँ, तो उसके आधार पर मैं गेस कर पाता हूँ कि चलो नहीं ठीक है, अच्छी कंडीशन में हूँ। अब जैसे अगर निखिल ने अगर ईमानदारी से पिछले वो सारे टेस्ट दिए ना, तो उस अनुसार तो सीसीएट किसी हालत से नहीं रुकना चाहिए इसका 2025 वाला। अब इतना मैं बोल सकता हूँ क्योंकि इसने काम किया। अगर वो अपन वही ना, वो काम इसने ईमानदारी से किया नहीं किया, वो फिर इसकी ईमानदारी है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि देखो मेहनत उस लेवल पे करो जिस दिन मैं तुम लोगों को बोल सकूं कि हाँ अब तुम लोग हो, कि अब सफल हो जाओगे। अरे अर्जित करो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, क्योंकि भाई गुरु को है ना सब पता रहता है, चेले किस रास्ते पे चल रहे हैं, चेलों को क्या होगा भविष्य। मुझे तुम लोगों का भी देख के कहीं पे मेरे तुम लोगों को कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा। मैं सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, और मैं पहले बता रहा हूँ, मैं लाग लपट नहीं लगाता हूँ। तुम्हारे लोगों जो मुझे हाल चाल देख दुखा के तो ये लगता है कि अभी आप लोगों को लग रहा होगा सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, पर ये हकीकत है, ये बात याद रख लेना। मेहनत चाहिए भाई उस चीज़ के लिए, अपने आप को उस लेवल पे ले जाने के लिए कि हाँ कि जब दिख जाएगा ना, देखो सूरज जब प्रकाश में होता है ना तब सबको दिख जाता है कि सूरज उग गया है, पर सूरज तो बहुत पहले से उग गया होता है, पर जब तक उसका प्रकाश धरती पे नहीं आता तब तक नहीं दिखता है ना। तो वही है तुम लोगों के साथ, तुम लोगों को मेहनत दिख नहीं रही भाई, या तो मेहनत कर ही नहीं रहे हो, या मेहनत कर रहे हो तो गलत दिशा में कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो बात है ही। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि मैं जिस लेवल पे तुम लोगों को जो चीज़ें सिखाया हूँ ना भाई, ये चीज़ रिजल्ट निकालने के लिए ही है। मैं फिर बार बता, मेरी क्लासेज है उसी से रिजल्ट निकलेगा, ये भूल जाओ आप। ये वो आखिरी अप्रोच है जो मैं आप लोगों को दिया हूँ, तो ये आखिरी अप्रोच के बाद भी तुम लोगों के एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब मेहनत में कमी है। तो गाइडेंस की कमी, उन चीज़ों की कमी नहीं है, ये कमी है आपकी तरफ से मेहनत की। तो अब की बार मैं यही चाह रहा हूँ कि भाई कैसे भी अब क्या तो हो सकता है मैं तुम लोगों को ना ऑनलाइन बुला के टेस्ट लूँ, कुछ भी करूँ, पर मुझे भाई, क्योंकि मैं देखूँगी यार 2 साल से रिजल्ट नहीं आना है, कैसे पॉसिबल है भाई, हो ही नहीं सकता ये चीज़। तो लापरवाही है, टेस्ट नहीं देते हो, कुछ लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, गायब रहते हैं। काजल कहाँ भाग गई? काजल तुमने आज तक कोई टेस्ट दिए? सर दिए तो थे जीएस के। सीसेट का दिया है? सीसेट का हाँ दिया है ना, सीसेट में नंबर कम आते तो पहले ही बोल रही हूँ। तो अब देख लो फिर कैसे पीटी निकल जाएगा बताइए। अब कभी मेरे से पूछा कि सर मैं नंबर कैसे बढ़ाऊं? सर पूछा था ना, आपने बोला था क्लासेस कर लो 3 बार 4 बार। तो फिर उसके बाद हाँ थोड़ा बहुत मतलब बढ़े थे नंबर। इसीलिए आपकी बार मैं है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं सामने बैठा के क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। पेपर टेस्ट अब क्या ऐसे ही होगा, अब क्या ऐसे नहीं होगा कि तुम अब जो आएगा उस टाइम पे मैं उसी की गारंटी लूँगा, फिर नहीं आओगे। और मुझे पता ना, देखो अभी देखना आज ही क्लास है ना, अब मैं जैसे लगभग 1 तारीख से अपनी क्लासेस उसको चलना शुरू हो जाएगी ना, 1 तारीख से जनवरी से शायद हो सकता है मेरा नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम है, तो मैं इधर उधर हो जाऊँ, तो जैसे ही होगा जो भी है सुटेबल क्लासेस जब भी शुरू होगी
अब देखना उसमें कितने लोग आएंगे, नहीं आएंगे मुझे पता है, नहीं आओगे तो रिजल्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बात जो क्लासेज होने वाली है वो मॉक बेस होने वाली है आप लोगों की। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, सीधा सिंपल सा। सीसेट का क्लास लूँगा तो मैं सीसेट क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा डायरेक्ट तुम लोगों से। नहीं कर पा रहे हो तो भूल जाओ फिर भाई, सीधी सी बात है, मेहनत करके आइए क्लास में। मतलब मेरे क्लास में क्या आने का मतलब यही, क्लास में जो मेहनत करके आएगा वही क्लास में आ पाएगा, जो नहीं पढ़ के आएगा वो क्लास में आएगा नहीं, तो समझ लेना फिर रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, मैं टेस्ट अब क्या ऑनलाइन करवाऊँगा, ठीक है, सामने मेरे बैठ के सामने टेस्ट दोगे, बस सीधा सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया मुझे भाई, रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मैं 2 सालों से तुम लोगों पर मेहनत किया हूँ बिना मतलब होता ना कि कुछ मेहनत का यार रिजल्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, बेकार नहीं जानी चाहिए मेरी मेहनत। इतने सालों की 2 साल का बहुत बड़ी बात होती है, ये सेक्रीफाइस इतना छोटी मोटी बात नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, आप लोगों को रिजल्ट ही चाहिए, तो मेरा कहने का मतलब है कि पढ़िए, समझ में आया, ये बात याद रख लेना। चलो ठीक है, किसी कुछ पूछ रहा हो तो पूछिए, किसी को कुछ पूछना हो, नहीं तो मैं लेक्चर देने में तो ऐसे मैं बहुत कभी भी मतलब मेरा कहना मतलब थोड़ा बहुत है, कुछ ना कुछ तो डिफ़ॉल्ट सिस्टम है, क्या तो मोटिवेशन की तुम लोगों को कमी है भाई। अब मैं मोटिवेशन भाई भ्रष्टाचार वाला मोटिवेशन तो नहीं दे सकता ना तुम लोगों को, पर मेरा मानना है कि यार आईएएस बन जाओगे ना, खुद का जीवन तो आप बदल ही सकते हो, अपने घर परिवार की स्थिति आप बदल सकते हो। दूसरी चीज़ है ना, लोगों के जीवन में आप वो खुशी ला सकते हो जिसके लिए लोग तरस रहे हैं, ये बात याद रख लेना। और उससे बड़ी जीवन में है ना आपके लिए प्रसन्नता, हैप्पीनेस कोई हो नहीं सकती। मतलब देखो यार, पैसा मैंने है ना एक चीज़ याद रखना कि आप लोगों को लगता है यार पैसा फाइनेंशियली यार ये चीज़ें कुछ ही काम नहीं आती, मैं फिर बार बता रहा हूँ, मतलब पैसा कमा लोगे यार, पैसा तो कैसे भी कमा लोगे आप, बात जो चीज़ों के अंदर आप लोगों के अंदर बदलाव कर सकते हो, आप जो बदलाव ला सकते हो, किसी दूसरे की ज़िंदगी बदल सकते हो, वो चीज़ आपको ये आईएएस देती है। भाई पैसा तो आप कमा ही लोगे, बिजनेस से कमा लोगे, उसमें क्या चोरी चकोरी करके कमा लोगे पैसा उसमें क्या शराब का ठेका खोल के कमा लोगे, कब पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं, पर जो लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हो आप, और उससे आपको भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, मतलब आपको खुद को आत्मसंतुष्टि होगी कि हाँ यार मैंने ये काम करके जीवन में कुछ पाया है। तो मेरा मानना है आईएएस इसीलिए बनना चाहिए, पैसा तो कमा ही लोगे यार, आईएएस नहीं बनोगे तब भी कमा ही लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पैसों के लिए तो काम मत करना सीखो, पैसे तो कमा ही लोगे जीवन में। वरना आईएएस जो आपको देता है ना, अपॉर्चुनिटी देता है भाई लोगों को जीवन बदलने के लिए। सर ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो उस लायक मेहनत भी कीजिए। हाँ ऐसा भी भाई लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, शादी होगी बच्चा घर संभालो, बस यही हकीकत है। इसलिए मम्मी कह रही है लास्ट अटेम्प्ट हाँ, है, वही होगा बता तो रहा हूँ, ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और देखो। और क्या ही देखोगे, बस घर वाले शादी का ऑप्शन देखेंगे नहीं सर, मैं लॉ प्रैक्टिस कर लूंगी किसी लॉयर के अंडर। चलो वो सब बाद में देखना, पहले अभी तैयारी कर लो, अभी तुम्हारे पास 24 मई का डेट है। हाँ वो ज़्यादा अच्छा ना कि उस पर फोकस कीजिए। सर मैं यही चाहती हूँ कि हो जाए, बाकी तो भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे नहीं, आपकी मेहनत आपको कामयाब बनाएगी। सर मैं सिर्फ कर्म कर सकती हूँ और उसमें भी साथ भगवान ही देंगे, पता है आपको, ये बहुत जरूरी होता है। मतलब मैं सुबह उठ के सबसे पहले यही बात बोलती हूँ कि आज मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाना चाहिए, मतलब मैं सेटिस्फाइड होके सोऊं, तो उसमें भी भगवान हेल्प करते हैं कि हाँ आज तो पड़ेगी। पर आप हमेशा ये भी याद रखो, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर भी रखना चाहिए कि कब चीज़ें सेम कंडीशन हमेशा नहीं मिलती अपने को। हाँ मतलब इनर मोटिवेशन ही काम करता है मेरे अंदर, आउटर मोटिवेशन बैलेंस नहीं काम अप्रोच करता। सबसे बेस्ट अप्रोच बैलेंस अप्रोच है कि आप चीज़ों को बैलेंस करके लाइफ में चलो, पढ़ाई भी करिए, कभी कंडीशन ऐसे भी आती है कि जब आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो जब इम्पोर्टेंस है तो चीज़ों को संभालिए भी, तो वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। मतलब मेरा कहने मतलब है कि सर यही कन्फ्लिक्ट चलता है मेरे घर में, ये सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है मेरे घर में कि मतलब मेरी मम्मी मतलब ये तकिया कलाम बन चुका है मेरा कि तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट करते हो। ये गलत है। अगर आप मेहनत से तैयारी करोगे ना तो आप टाइम में आपको निकल जाएगा। तो पता है आपको, ये मेरे घर में सबका तकिया कलाम बन चुका है, इसका टाइम वेस्ट हो गया, इससे बात ही मत करो कोई, तो ये तकिया कलाम बन गया मेरा। अच्छी बात है, मेहनत कीजिए, तो आपको इतना टाइम दे रहे हैं भाई, तो उस टाइम की रेस्पेक्ट कीजिए। सर यही प्रॉब्लम, यही तो मेन बात है कि ये लोग मेरे से कोई काम नहीं करवाते, मुझे ग्लास भी इधर से उधर नहीं रख पाते, तो मुझे दुख होता है कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, तो ये मतलब ऐसा लगता है ना कि यार ये मेरे घर में कहाँ सब मतलब सब तैयार होके मिल रहा है मेरे को। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ ना कि
चलो इस साल मैं फिर से, मैंने पिछले साल ही बोला था मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर आपकी बार नहीं होना तो मैं बच्चों को पढ़ा लूँगा यार, उधर रिजल्ट तो आता है। तुम लोगों को पढ़ाने को फ़ायदा है नहीं यार, रिजल्ट आता है उनके यार। मैं मान लो 10th क्लास के बच्चे को पढ़ा यार, उसके 90% आएंगे तो यार उसमें कुछ अचीवमेंट तो है। अब तुम लोगों का पीटी नहीं निकलता है, बहुत बुरा लगता है भाई। टीचर के लिए ना, मतलब बच्चे असफल हो जाए भाई, टीचर असफल है, मतलब समझ रहे हो यार, वो बहुत बड़ी कमी है वो। मतलब मैं मेरे कर्मा का 100% दूंगी, बस मैं मतलब मेरा मानक वही, उसी चीज़ की तो कमी है। अगर वो दे लोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो चीज़ें भाई, जब मोनिका पे मैंने अप्लाई करके देखा, वो जब चीज़ें सब कुछ सही हो गई तो तुम लोगों पे क्यों नहीं हो रही? इसके कारण है कि मोनिका ने जो मेहनत की है भाई, मैं बता रहा हूँ, मोनिका ने जितने भी पीटी दिए ना, सारे विजन के टेस्ट लगाए थे उसने। सर हम में कमी है। हाँ सर हम ही में कमी है। वो तो है ही, वो तो मैं तभी तो मैं बोलूँगी ऐसा कैसे हो सकता है रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जब मोनिका, क्योंकि देखो मुझे मोनिका से पहले टाइम से जुड़ा हूँ, आज से नहीं जुड़ा हूँ, मैं पहले टाइम से उसको जानता हूँ, उसकी पूरी जर्नी मैंने देखी है, उसकी सारी प्रोसेस, उसका देखो डेली का रूटीन वो सब कुछ मुझे पता है। करंट अफेयर के लिए ओनली वो है ना, डेली के न्यूज़पेपर पढ़ती थी और विजन का मैगजीन, बस इसके अलावा कुछ ही नहीं, मंथली वाली मैगजीन, इसके अलावा कुछ ही नहीं। पर मैंने ये भी चीज़ मैंने प्रयास करने का, याद को 2023 में मैंने शुरुआत की, भाई डेली में न्यूज़पेपर पढ़ी है, पर कोई नहीं। सब फिर को बोलते सर नहीं पता है सर पता है क्या होता है, मेरे को रोज सुबह भगवान है ना 4 बजे चित करवाते हैं कि बेटा उठना है, पढ़ना है अपन को। तो इतने दिनों से ये चीज चली जा रही है, पर आज मैंने सोच लिया था कि नहीं, मुझे उठना है, मतलब उठना है। तो मतलब भगवान थैंक यू, आज आपने उठा दिया। तो नहीं सर, मैं मानती हूँ इस चीज को कि मतलब मेरे साथ भगवान बहुत काम करते हैं। मतलब अच्छी बात है, पॉजिटिव एनर्जी आप अपने साथ में लेके चलते हो और पॉजिटिव मोटिवेशन आपके अंदर हो तो अच्छी बात है। मतलब आप थैंकफुल हमेशा रहना चाहिए, वो चाहे सहयोग भगवान का हो या किसी व्यक्ति का हो, कुछ भी हो सहयोग। मेरे पापा आज मेरे को यही बोल रहे थे कि देखो, अरे ये बात सही भी है। अब सोचो मैं 31 साल का हूँ, मेरे से एक बड़ा वाला भाई वाला वो 33-34 साल का है, 33 साल का तो है ही। अब सोचो आज भी हमें पढ़ने का अवसर मिल रहा है, तो पापा यही बोले थे कि देखो कि अगर हमारे ज़माने में हमें, मेरे पापा सोचो कि 11th क्लास से कमा रहे हैं भाई, तो बोले कि हमें ग्रेजुएशन करने का भी टाइम मिल जाता तो आज अधिकारी होते। तुम लोगों को इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो तुम लोगों के ऊपर है कि भाई तुम उसको बर्बाद करते हो क्या करते हो। तो मतलब वही है कि देखो हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तुम लोग ये मान के चलो ऑलरेडी यूनिक पीस हो कि तुम लोग को IAS की तैयारी करने का मौका मिला। बहुत सारे लोग तो इसमें दिल्ली कोचिंग करके गए, या आप लोगों को घर वाले टाइम भी दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। तो मतलब मेरा कहना मतलब कि यार उस अपॉर्चुनिटी को समझो, नहीं तो फिर कोई मतलब है नहीं। और उस अपॉर्चुनिटी समझने मतलब कि मेहनत कीजिए, ऐसा नहीं टाइम मिला है तो पढ़ ही नहीं रहे तो फिर क्या मतलब है। तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, ये तो कोई मतलब है नहीं फिर पढ़ाई से। बात याद रख लेना, क्या ही मतलब है फिर झूठ मार की तैयारी करना। इससे अच्छा तो मैं देखो ना, एक चीज़ याद रखना, अभी जो मैं निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ, देखो अगर आप लगता है कि जैसे मैं काजल बता रहा हूँ, काजल अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ने में है मन तो पढ़िए, नहीं तो अपना यूट्यूब चलाओ। सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। जीवन भाई फंसे मत रहो कहीं पे, पढ़ना तो पढ़ाई करो। अगर लग रहा है कि यार पढ़ाई में नहीं होगा, कुछ मेहनत नहीं हो रही है, तो चुपचाप अपना जो कैरियर की जो इंटरेस्ट है आपका, ब्लॉग बनाइए भाई। लोग ब्लॉग बनाने वाले तो पूरा वर्ल्ड घूम लिए हैं भाई। IAS अधिकारी पूरा वर्ल्ड नहीं घूम पाता। तो मतलब मेरा कहना मतलब जो आपका जो है, आपके अंदर जो कला है या जो पैशन मतलब है ना, आपके पास पैशन जो आपके पास है, उसको यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए अपनी लाइफ में। कुछ जरूरी है कि फालतू में से एग्जाम की प्रोसेस में आप अटके रहो, आधा मन इधर है आधा उधर ब्लॉग बनाने में। तो मतलब मेरा कहना मतलब कि डेडिकेट करो अपने आप को। कैसे तो भाई अपना जो ब्लॉग बनाने में निकालो अपना पूरा टाइम, उधर ही करो मेहनत। अगर अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगी ना आप, तो कहीं नहीं सक्सेस होगी, ना तो ब्लॉग बनाने में सक्सेसफुल होगी, ना UPSC में सक्सेस होगी, कहीं की नहीं रहोगी। हाँ सर, ये लास्ट अटेम्प्ट अगर इस बार नहीं होता तो फिर 100% रहे। हाँ तो फिर UPSC कर लो भाई 4-5 महीने चुपचाप। हाँ वो ब्लॉग बनाने में छोड़ दो। नहीं अभी तो सर मतलब एग्जाम पे ही फोकस रहेगा, अभी 2-3 दिन तो मैं देखता हूँ तुम्हारी क्लास जब कितना होगी तुम, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है ना, जैसे मेरा मानना है कि किसी को ये लगता है ना कि यार मैं UPSC में करके क्या ही करूँगा, क्या ही जाऊँगा, पैसे तो मैं ऐसे कमा लूँगा, तो भाई आप उधर ही करो, आप फिर मत जाओ इधर। मतलब मेरा मतलब कि जब तक आपके अंदर वो तड़प नहीं है ना UPSC निकालने की, कि यार मुझे UPSC निकालना है, कुछ करना है, या अपने माँ बाप के लिए करना चाहते हो या खुद के लिए करना चाहते हो, अगर वो तड़प नहीं है आपके अंदर तो नहीं कर पाओगे इस एग्ज़ाम को। अगर आप बोलते ना कि वो आग नहीं लग रही आपके अंदर, जैसे ना सिंपल, शायद आपने वो कहानी सुनी भी होगी, एक मेंढक को है ना एक टब, मतलब एक होता है ना, मान के चलो पीतल के बर्तन में उसके, या जो भी है कोई बर्तन, उसमें रखा गया, ठीक है, पानी था, ठंडा पानी था, गर्मी का टाइम था।
अब उसको पहले बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या, गैस चालू करके धीरे धीरे लो स्टार्ट कर दिया गया, उसको गैस चला दिया गया। अब उसको स्टार्टिंग में तो मज़ा आ रहा था, कोई हल्का नॉर्मल पानी गर्म हुआ तो उसको बढ़िया लग रहा था, वो प्रयास नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन को समझ ही नहीं रहा है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगा तब तक वो उसको मज़ा आ रहा था, जब वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसका शरीर जलने लग जाता है, तब तक उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है, और जब सामर्थ्य खत्म हो जाता है वो जल के खत्म। वही कंडीशन है यूपीएससी में लोगों की होती है। लोगों का ना जब एनर्जी होती है, सब कुछ होता है, उस टाइम में जोश होता है, सब कुछ होता है, वो टाइम अपन इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि शादियों में इधर उधर फलाना दिखाना, मूवी देखना, इन सब चीज़ों में अपन टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब जब इमरजेंसी टाइम आता है, जैसे अभी मैं उस इमरजेंसी टाइम पीरियड में हूँ, अब सारी एनर्जी लॉस हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो फिर वो मेहनत होती नहीं है, तो मेहनत होती नहीं, फिर असफल व्यक्ति जो है कि बहुत खतरनाक होता है। तो तुम लोगों के साथ वही हो रहा है। तो भाई जो मज़े की ज़िंदगी अभी लग रहा है ना आप लोगों को, भाई वो छोड़िए वो चीज़, मेहनत कर लो, सही बता रहा हूँ, मेंढक के जैसे हालात होंगे। ऐसे देखो मेरे पास बहुत सारी मोरल स्टोरी है, पर मैं कभी सुनाता नहीं, पर मुझे लग रहा है आपके पास सुनाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रही वो चीज़ें, आखिर में आप कर क्या रहे हैं और क्यों आखिर में यूपीएससी तैयारी शुरुआत की थी, आप खुद सोचो। युवराज तुम्हें कितने साल हो गए तैयारी करते हुए, ईमानदारी से बता ना। अरे हाँ, एक बात याद रखा करो भाई, मेरे से कभी कोई झूठ मत बोला करो, आप झूठ बोलोगे तो आपका जीवन का एक अमंगल होगा, ये बात याद रख लेना। गुरु से झूठ बोल के आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते। बताइए युवराज, कहाँ भाग गया? निखिल तुम कब से तैयारी कर रहे हो युवराज, कब से तैयारी कर रहे हो? 2023। वो तो दृष्टि में एडमिशन की डेट थी ना, वो तो कब थी एडमिशन की डेट दृष्टि में? वो तो क्या बोलते हैं, अगस्त 2022 थी। तो सोचिए, तो 2023 का ही बोल रहे हो। मैंने पढ़ना मतलब ये जैसे वो तो कोचिंग का था नहीं, बाकी 2023 में मैंने मतलब जैसे 2023 का अटेम्प्ट किया था, तो मैंने जनवरी से मैंने अच्छे से 23 में पढ़ाई करी थी, 24 में मेरी तबीयत खराब हुई, 24 से नहीं पढ़ पाया मैं, फिर 25 में आपके साथ पढ़ाई था बस। अब देखो ये मान के चलते हैं अगस्त 2022, 2023, 24, 25, 3.5 साल हो गए। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये 3.5 साल 10 साल ना हो जाए युवराज, ये चीज़ के बचने के लिए मेहनत कर लो भाई 1 साल। अब तुम्हें है ना सफिशिएंट टाइम मिल चुका है, तुम निकाल सकते हो, ये बात यार। मेरा मानना है कि इस एग्जाम यूपीएससी के लिए ना 3 साल चाहिए बस। 3 साल के बाद में एग्जाम का निकालने की कंडीशन, देखो मेरा 2020 में मेरा निकलना, जैसे मेरे जीएस निकल गया था, पर लापरवाही थी, सीसेट मैंने लापरवाही कर दी थी। तो ये मैं बता रहा हूँ कि तीसरा, अब शायद तुम्हारा तीसरा टाइम होगा ना अब क्या युवराज? युवराज तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा हो गया, तीसरा होगा या दूसरा होगा? क्या भाग गया? चलो ठीक है। निखिल तुम कब से तैयारी कर रहे हो? युवराज के साथ ही। अब सोच लो, तुम्हारा तीसरा टाइम होगा नहीं, ये दूसरा होगा? युवराज का तीसरा है। और तुम्हारा? मेरा दूसरा होगा इस बार। टाइम इतना दे चुके हो, निकालने की कंडीशन में हो, लापरवाही मत करना। और नगीना तुम कब से कर रही हो? नगीना, शिवानी? हाँ सर, मैं 2020 से। अब सोच लीजिए, आप तो ओवर टाइम। सर मेरा अटेम्प्ट तीसरा है। मेरा अटेम्प्ट तीसरा है। तुम तो ओवर टाइम हो गए। पता है नहीं सर, पता है मुझे पहले क्या लगता था, मतलब जो भी टॉपर होते थे ना वैसे बोलते, जब तक तुम 8 बार कोई एक बुक को नहीं पढ़ लोगे ना तब तक तुम यूपीएससी नहीं दे। तो पता है मैंने ना 2 साल इतनी मेहनत करी, हर बुक को मतलब बहुत बार पढ़ा, इसलिए मेरी लक्ष्मीकांत हुई भी है और काफी बुकें हुई भी है, इसलिए ना मेरे को टाइम लग गया। फिर मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कभी भी पेपर देने का। फिर 2024 में सोचा नहीं देंगे इस बार, फिर 25 में आपके साथ दिया, अब 26 में मैं वापस दूंगी। और काजल तुम? सर मुझे भी 2023 से किया शुरू। तो तुम भी ओवर टाइम होने वाली हो, पढ़ लो आराम से, नहीं तो पता नहीं लगेगा। हाँ तो शिवानी देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर तुम गलती नहीं करे निकल जाएगा एग्जाम, लापरवाही नहीं की तो डेली क्लास ज्वाइन करना। पता नहीं सर, तभी तुम्हारा पता भगवान पे, मैंने अब सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, बस अब जो होगा देखा जाएगा। मैं मेरे मेहनत कर्मा कर तो दूंगी। करके आई हो, फिर मिलिए मेरे से क्लास में, पता लग जाएगा तुम्हारा कितने तैयारी चल रही है। हाँ सर, मैं कोशिश पूरी करूंगी कंप्लीट करने की। पढ़ाने वाली क्लास नहीं लूंगा आपकी, मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब मॉक टेस्ट होगा आपकी बार आप लोगों का। आपकी बार वो पढ़ाई में क्यों पढ़ाना, जो मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ाने की कमी है ही नहीं। वो कुछ एनसीईआरटी पॉलिटिकल एनसीईआरटी क्लासेस बची है तो मैं कर दूंगा 10 दिन में कंप्लीट हो।
तो उसके अलावा मुझे फिर कुछ पढ़ाना नहीं है। अब क्या पढ़ाना मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, एनसीईआरटी में कंप्लीट तो करवा। सर यही अच्छा होगा, चेक्स एंड बैलेंसेस रहेंगे हाँ इससे। वो ज़्यादा बढ़िया है ना कि अकाउंटेबिलिटी भी आपकी भी बनेगी। यही तो कमी रही है क्या, 2 सालों रिजल्ट नहीं आया है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना आप लोगों की। मेरी तरफ से मेहनत कर दी उसके बाद जुडिशरी हुआ आप हमारे। तो मुझे भी आपकी बात ज़रूरत है ना आप लोगों को, भाई कितने पैमाने पे हो। अब जैसे मैं ना बेसिक क्वेश्चन पूछ लूँगा ना, उसमें उड़ जाओगे तुम लोग। चलो आज मैं नहीं कुछ सर। पढ़ रहा था, मैं पूछ ही लेता हूँ ना। चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यूपीएससी ने पूछा भी है। मैं देखो मैं यूपीएससी क्वेश्चन पूछता हूँ, वही मैं पूछता भी हूँ, उसमें भी तुम लोग लुढ़क जाओगे। चलो ना, इब्राहिम लोदी का पतन हुआ और बाबर जो है सत्तारूढ़ हुआ, उस टाइम कौन सा मतलब धार्मिक लीडर था जो उस टाइम मतलब उस समकालीन कौन था उस टाइम, जो मैं जिस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। अरे यूपीएससी क्वेश्चन है, बताइए शिवानी। सर ये तो ज्यादा डिफिकल्ट हो गया ना। 2019 का क्वेश्चन है। सर ये मेडिवल इंडिया का है सर। अब देख लो तुम लोग क्या ही पढ़ाई कर रहे हो। चलो बताइए युवराज, तुम बताइए। बाबर। अरे क्वेश्चन अरे तो सुन लो धार्मिक पहले। वो सो इब्राहिम लोदी का पतन होता है, मतलब लोदी वंश का पतन होता है और बाबर सत्तारूढ़ होता है, तो उस टाइम कौन सा दो धार्मिक लीडर था? राणा सांगा। हाँ? राणा सांगा। अरे तो सुन तो लो पहले क्वेश्चन। अब देखो ये गलती। अरे भाई कौन सा धार्मिक लीडर था जो उस टाइम पीरियड में था, समकालीन कौन था इनके? अच्छा धार्मिक लीडर। हाँ क्वेश्चन तो सुन लो पहले, बताइए इसको आता है इसका आंसर। अरे दो सबसे बड़ी बात है पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, मेरे को तो अलग क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा। पर आज जब मैं नोट्स तैयार कर रहा था तो मेरे चीज़ वो नोट्स में तो सोचा दिया हुआ था डायरेक्ट अखिल मूर्ति के सर के नोट्स में, इसलिए आपके सारे नोट तुम्हें ऐसे मिलेंगे। और मैं 2000 जैसे जिस दिन एग्जाम होगा ना उसको अगले दिन तुम्हें सारा मेरे नोट से बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपकी बार। अब फिर भी नहीं कर गया ना, उठा के फेंक दूंगा आपकी बात तुम लोगों को, सही बता रहा हूँ। बताओ, अब सोचो ये तो पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, मैं कितनी बार करवा चुका हूँ। अब देख लो तुम लोगों का, इससे बुरा हाल क्या होगा। 2019 का क्वेश्चन है ये। सूफी संत इतना तो बता, पर वो नाम पता नहीं उसका नाम क्या था। अरे नहीं सूफी संत नहीं है, सूफी संत तो थे। ना सिख नाम ये कौन है? तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही निखिल। नगीना नगीना तो बता, किसी को आंसर पता भी है भाई। गुरु नानक था, गुरु नानक को ना इब्राहिम लोदी है ना, इब्राहिम लोदी गुरु नानक को किडनैप कर लेता जब बाबर उसको हराता है 1526, कौन सा ईद होता है वो, तब जाके गुरु नानक को छोड़ा जाता है। तो गुरु नानक का टाइम पीरियड है। 2019 के पीटी का क्वेश्चन भी है। अब सोच लो तुम लोगों के ये हालात है, अभी पीटी आने वाला है, समझ लो क्या हाल होगा भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। इसीलिए भाई पढ़िए, बिना पढ़े कुछ ही नहीं होगा। मतलब मेरा कहना मतलब देखो मेहनत की कमी हो दिख रहा हो तुम लोगों के पास। जब देखो पीवाईक्यू का, और मुझे ना सारे पीवाईक्यू रट चुके हैं तुम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में, अब तुम लोगों को याद नहीं हो रहे। अब इससे बुरा हाल क्या होगा बताइए, उल्टा तुम लोगों को तो ज़्यादा याद होना चाहिए। अब मुझे ही रट चुके हैं कि पीवाईक्यू। अभी जो फणम वाला क्वेश्चन आया था ना 2022 में, चलो पूछ लेता हूँ ना, फणम क्या है? चलो काजल बताइए फणम क्या है? सर ये एक मुद्रा है जिसमें ना मुद्रा वाले सिक्के। अच्छा, चलो इतना तो याद है इसको। तो ये है ना, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ओल्ड एनसीईआरटी का। ये आपने भेजा भी था ग्रुप में। हाँ ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन बाहर नहीं है, मैंने वो सारे सोर्स चेक कर लिए। तो भाई पढ़ लेना, बस पढ़ने की कमी। और पढ़ के आओगे तभी मैं क्लास में पूछूंगा, ऐसे डायरेक्ट पूछूंगा मैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये बात याद रखना। चलो ठीक है, तो फिर वाइंड अप करते हैं। पर मेरा कहने मतलब है कि देखो अकाउंटेबिलिटी अपनी तरफ से ईमानदार रहना, तभी रिजल्ट आएगा। और देखो टीचर कितना भी मेहनत कर ले, जब तक बच्चे मेहनत नहीं करते हैं ना तो कोई रिजल्ट नहीं आता है। अब टीचर क्या ही कर सकता है। मैं देखो अब मैं फिर अब की बार कोई सोच के नई सोच ला के भाई अब की बार और ज़्यादा तुम लोगों को साथ मतलब होता ना कि एक कंप्लीट किया जाए चीज़ों को, फिर एक प्रयास करूँगा। नहीं होगा तो भाई मैं सीधी सी बात है, मैं 8वीं 10वीं 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाऊंगा, उसमें कुछ रिजल्ट आता है उसमें, क्योंकि उसमें और कोई उम्मीद तो होती है नहीं फेल तो मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें फेल तो नहीं होंगे, इतना मैं गारंटी है। पर हाँ ये ऐसे भी आजकल तो बोर्ड में कहाँ फेल करते हैं बच्चों को, तो उसमें रिजल्ट है एटलीस्ट यार, निराशा तो नहीं मिलती है ना। तो फिर
मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पढ़ लो भाई। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशन बहुत ख़राब है, पढ़ लो भाई तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो शिवानी, बीजक किसका ग्रंथ है? शिवानी कहाँ भाग गए? किसी को पता है बीजक किसका ग्रंथ है? बताइए किसी को पता हो तो। अब ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। कबीर। हाँ, कबीर। संकलित किसने किया था इसको? कबीर ने खुद किया था क्या? बताइए निखिल। सर सर मेरे को अभी जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, ठीक, कोई नहीं, कोई नहीं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब देखो, ये यूपीएससी क्वेश्चन है, अब इन लोगों में तुम अटक रहे हो तो समझो कि दिक्कत है। मतलब अब ये क्वेश्चन तो तुम्हें फिंगर पॉइंट होने चाहिए ना। इसके मतलब अगर तुम पीवाई क्लास मेरे किए होते तो भाई मैंने उसमें रटाया ये सब चीज़ें, कितनी बार मैं करवा चुका हूँ, इससे ज़्यादा क्या ही करवाऊँ। और फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया था तब भी तुम लोग गलतियाँ करते, फिर कैसे काम चलेगा बताइए। चलो ठीक है, तो यही चीज़ें टेस्ट होगी अब की बार क्लास में, जो भी बैच शुरू होगा। देखते मेरा कब एग्ज़ाम रहता तो उसी टाइम से फिर मैं शुरू कर दूँगा। 10 दिन में मुझे पॉलिटी क्लासेस कंप्लीट करनी है, वो मैं कर दूँगा कंप्लीट क्लासेस। उसके बाद में जो है आपका ये बैच शुरू हो जाएगा, 20वां बैच। जो अगर रियलिटी में अगर करना है ज्वाइन कर लेना, नहीं पढ़ना तो अपना मज़े से ज़िंदगी जिए, कुछ भी जो करना करिए। चलो ठीक है, किसी कुछ पूछना तो पूछना, तो वाइंड अप करते हैं फिर, अब हो गया बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो आई होप अंडरस्टैंड भाई, मेहनत करिए तभी रिजल्ट आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, वो चमत्कारी कुछ ही नहीं होता। और मैंने बिना मेहनत के तो भाई मेरी ट्रिक भी काम नहीं करेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। वो भी तभी काम करेगी जब प्रैक्टिस करोगे आप, तब। ऐसे और कोई तरीका नहीं है उसका। चलो ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो आपके। चलो बाय बाय, गुड नाइट।